नमस्कार। नए हफ्ते की शुरुआत खरा सौदा में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ है मानसी और अजय। तो यूएस मार्केट से तो अच्छे संकेत मिल रहे हैं। आप तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, वहां के रीजनल बैंक्स में भी अच्छी मूव आई, जिसके चलते इंडेक्स में मूव आई, एप्पल के अच्छे नंबर्स आए, नैस्डैक में आपको अच्छी मूव दिखी और वहां का जॉब्स रिपोर्ट डेटा भी आया। अब इस हफ्ते में किस तरह की डायरेक्शन होनी चाहिए? मॉर्निंग मानसी, मॉर्निंग अजय। अजय, यही तीन सबसे बड़ी चीजें थी जो रीजनल बैंक्स को लेकर जो डर पिछले पूरे हफ्ते था, वो 4 दिन के डर के बाद ये जेपी मॉर्गन के नोट से थोड़ी सी तो स्टेम हुई है टेंशन में। देखिए, भाव बहुत ज्यादा गिर गए थे और जो डिपॉजिट निकल रहे थे, एक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस था और ये दोनों एक दूसरे को पूरा कर रहे थे। जितनी तेजी से लोग वहां से डिपॉजिट निकाल रहे थे, भाव और तेजी से गिर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जहां भाव गिरना रुके, जेपी मॉर्गन जैसी कंपनी ने आके उस पर वैल्यू बाय का नोट निकाला, इसकी वजह से आपको एक रिबाउंड मिला। लेकिन यही नहीं, इसके अलावा भी एप्पल के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए और एक व्यू बन रहा है कि इतना माहौल बुरा नहीं है। भयंकर जबरदस्त हमने रैली देखी। इनफैक्ट डेज हाई करीब बंद हुआ और नैस्डैक लेड था ऑब्वियसली बिकॉज एप्पल के नंबर्स बहुत अच्छे थे। लेकिन ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यूएस सीपीआई का डेटा आएगा वापस से और 10 तारीख को आएगा। और देखिए, ये बात तो सच है कि एक लास्ट रेट हाइक आया और पॉज का इंडिकेशन मिला है फेड से, लेकिन बाजार ये जानना चाहेगा कि जो फेड का व्यू है इकोनॉमी का, क्योंकि आप देखिए जॉब्स डेटा तो बहुत मजबूत था, करेक्ट, वो इकोनॉमिक डेटा के साथ मैच कर रहा है या नहीं। और इसलिए इस हफ्ते का जो सीपीआई डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्पीड नीचे आ रही है, डिसेलरेशन हो रहा है। एक बाजार का तबका ये मानता है कि शायद 0.5% इंक्रीज आएगा मंथ ऑन मंथ, लेकिन उसी समय एक दूसरा तबका ये मानता है कि शायद 0.3% का राइज आएगा। तो जो स्पीड तो अभी भी बढ़ी रही है, लेकिन धीमी गति से जिस हिसाब से पहले जा रहे थे। और वाकई में अगर ऐसा आया तो फिर फेड के अनुमान के हिसाब से बातें बैठ जाएंगी। तो इसलिए ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो काफी सारे ट्रिगर्स हैं जो कि इस हफ्ते होंगे। लेकिन अजय, ओवर द वीकेंड एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई, बर्कशायर हैथवे की एजीएम, और इस एजीएम में वॉरेन बफे, चार्ली मंगर की तरफ से काफी कुछ निकल कर आया। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये इवेंट भी, क्योंकि जितने भी वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं दुनिया भर में, किसी भी लैंग्वेज में इन्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन बफेट साहब की किताबें जो हैं वो हर लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई हैं। यहाँ हिंदुस्तान में गांव-गांव में बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं बफेट साहब के, और उनके जो पार्टनर हैं चार्ली मंगर ऑलमोस्ट 100 इयर्स के हो गए हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान का भंडार है। इस पे हम एक स्पेशल शो भी, स्पेशल सेगमेंट भी लेके आएंगे थोड़ी देर में। हमारे साथ विशाल खंडेलवाल जो सफल निवेशक चलाते हैं और बहुत फॉलोअर्स हैं, उनका रिटेल इन्वेस्टर्स में बहुत फॉलोइंग है। वो मंगर साहब से मिल भी चुके हैं जी। अगर हम उसको दिखा सकें, विशाल खंडेलवाल 840 के करीब आएंगे हमारे साथ और हम बात करेंगे कि इसमें से रिटेल इन्वेस्टर के लिए सीखने लायक बातें क्या हैं इस पूरी एजीएम में से। ये हम बात करेंगे 840 पे। ओके, तो पावर पैक है आज की शुरुआत में बहुत कुछ है खास, और साथ ही भारतीय बाजार की तरफ नजर होगी क्योंकि शुक्रवार के सेशन में जो गिरावट की हल्की सी गर्मी देखने को मिली, क्या वो वापस से खरीदारी में बदलती या नहीं, इस पर बात होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हेडलाइंस। बैंक्स की रेटिंग अपग्रेड और मजबूत नतीजों के चलते अमेरिकी बाजारों की लगातार 4 दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक। शुक्रवार को डाउ 500 अंक से ज्यादा चढ़ा, नैस्डैक और एसएनपी में 2% का उछाल। एसजेएक्स निफ्टी में हल्की बढ़त, करीब 30 अंक चढ़कर 18,150 के पास। एसजेएक्स निफ्टी चीन, हांगकांग और कोरिया के बाजारों में भी तेजी। कच्चे तेल की कीमतों में शुक्रवार को रिकवरी, ब्रेंट करीब 4% बढ़कर $75 के पास, लेकिन सोने पर दबाव, कॉमेक्स पर दाम $2025 के करीब। – 2023 में पिछले साल के मुकाबले मिलेगा कम रिटर्न। बर्कशायर हैथवे की एजीएम में वॉरेन बफे ने कहा, 2023 में अमेरिकी इकोनॉमी में धीमापन संभव। ब्रिटानिया के अच्छे नतीजे आए, 14% बढ़ी, वहीं मैरिको के मुनाफे में 20% का उछाल, घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ 5% के पास। कोल इंडिया के अनुमान से कमजोर रहे नंबर्स, आय करीब 9% बढ़ी, लेकिन एबिटा पर दबाव, वहीं मुनाफे से घाटे में आई पिरामिड एंटरप्राइज। पेटीएम के अच्छे नतीजे आए, 13% बढ़ी, घाटे में आई कमी।
सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कहा, निकट भविष्य में फ्री कैश फ्लो हासिल करने का लक्ष्य। डीसीबी बैंक का भी दमदार प्रदर्शन। निफ्टी में यूपीएल के नंबर्स आज। एफएनओ में महानगर गैस, बिरला सॉफ्ट, कैनरा बैंक, पिडिलाइट और एक्साइड के नंबर्स आज। कैश मार्केट में क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, कंजाई नैरोलैक के नतीजे आज। हैप्पीएस्ट माइंड्स, इंडियन बैंक और कार्बोरंडम यूनिवर्सल के नतीजों पर रहेगी नजर। इंडसइंड बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर रामास्वामी मयप्पन ने दिया इस्तीफा। मुरलीधर लखारा बनी नए सीआरओ। बीएमएल के विनिवेश को लेकर एक्शन तेज। 26% हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार जल्द मंगाएगी बोलियां। टीसीएनएस को खरीदेगी आदित्य बिरला फैशन से 51% हिस्सेदारी के लिए 1650 करोड़ रुपए में हुई डील। टीसीएनएस के 6 शेयरों के बदले मिलेंगे अब एबीएफआरएल के 11 शेयर। ईटी नाउ स्वदेश ने सबसे पहले 12 अक्टूबर को ही दे दी थी खबर। और गो फर्स्ट की मुश्किलें बढ़ी। 12 मई तक सभी उड़ानें रद्द। एक इंटरव्यू में सीईओ कौशिक खोना ने कहा, लेसर्स ने विमान सीज नहीं किए तो 1 हफ्ते में शुरू करेंगे ऑपरेशंस। तो विदेशी बाजार में तो मजबूती नजर आ रही है, लेकिन शुक्रवार के सेशन में अजय एचडीएफसी ट्विंस की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पाया और इसी के चलते हमने देखा कमजोरी वहां पर थी। लेकिन इस हफ्ते तो फिर ढेर सारे नतीजे भी हैं और अब तक नतीजे भी कई सारे आ चुके हैं। क्या गिरावट में अब भी खरीदारी का रुख है? देखिए ऐसा है मानसी की फ्राइडे का सेशन काफी यूनिक था, क्योंकि अगर हम देखें जितनी भी गिरावट आई थी उसमें से 80% गिरावट सिर्फ 2 स्टॉक्स की वजह से थी, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी। और ये भी जो एमएससीआई का जो कैलकुलेशन चेंज हुआ, जो बाजार की अनुमान से ज्यादा हो गया, उसमें भी सिर्फ पैसिव फंड्स की सेलिंग है। ये एक्टिव फंड्स की सेलिंग नहीं है, एक्टिव एफआईआईज नहीं बेच रहे हैं। ये पैसिव फंड्स जो है सेलिंग की वजह से, कि डर की वजह से आप में बड़ी गिरावट एचडीएफसी बैंक में दिखी। इसलिए अगर आप निफ्टी को लेके आए डायरेक्टर साहब, निफ्टी इंट्राडे या और बैंक निफ्टी इंट्राडे, तो आपको दिखाई देगा कि इन 2 स्टॉक्स की वजह से बाजार में दबाव दिखा। लेकिन इसके अलावा बाजार अगर ये दोनों स्टॉक्स फ्लैट भी होते तो बाजार हरे निशाने बंद होता, क्योंकि एफआईआईज की बाइंग अभी भी जारी है। बाजार को एफआईआई बाइंग का सपोर्ट अभी भी मिल रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि बाजार को मैक्रोस का भी सपोर्ट मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स अभी भी कमजोर है। अगर आप देखिए क्रूड ऑयल में बहुत बड़ी रैली नहीं आई है ओवर द वीकेंड, 3-4 दिन हो गए, लेकिन गिरावट के बाद आके वहीं पे बैठा हुआ है क्रूड में बहुत बड़ी रैली नहीं आई है। बॉन्ड यील्ड्स नीचे हैं। तो और सबसे अच्छी बात, जो अभी तक करीब 50% ज़्यादा निफ्टी अर्निंग्स आ चुकी हैं और इस हफ्ते करीब 8-10% आएंगी। कोई बहुत नेगेटिव सरप्राइजेस अभी तक अर्निंग्स में नहीं निकल के आए। तो अर्निंग सपोर्टिव है, कमेंट्री अच्छी है कंपनीज की, मैक्रो सपोर्टिव है, एफआईआई फ्लोज। तो कोई रीज़न नहीं है कि बहुत बड़ी गिरावट हमारे बाजार में अभी आ जाए, एटलीस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। जी हाँ, प्रॉफिट टेकिंग और एक रेंज में बाजार चलेगा और हम वैसे ही अपर एंड ऑफ द रेंज पे, तो 18,200 18,300 के आसपास हम घूम रहे हैं। एक छोटी सी गिरावट फ्राइडे को दिखी, हो सकता है कि वो स्टेबलाइज करें, दोनों स्टॉक्स ये स्टेबलाइज करें तो आगे बढ़ जाएगा। इस हफ्ते अगर आप देखिए तो यूएस सीपीआई का एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, पूरे दुनिया भर के मार्केट्स के लिए, हमारे लिए भी प्ले आउट होगा। और अगर आप देखें इस हफ्ते के जो बड़े अर्निंग्स हैं, सिप्ला की अर्निंग्स आएंगे। सिप्ला के अर्निंग्स अगर अच्छे आए तो फार्मा से आपको हेल्प मिल सकती है। एलएनटी, एशियन पेंट्स, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। पेंट स्टॉक चल ही रहे हैं। एलएनटी आप देख रही हैं, अपग्रेड आया है अर्निंग्स के पहले। तो इन स्टॉक्स से अगर सपोर्ट मिला तो कोई रीजन नहीं दिखाई दे रहा है कि हम बहुत तेजी से इस समय गिर जाएं। लेकिन अभी हम जाएंगे डिम्पी के पास जानने के लिए कि एफआईआई जो है एफएनओ में क्या कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग डिम्पी। गुड मॉर्निंग अजय। अगर आप एफआईआईज के हिसाब से देख रहे हैं तो देखिए 45% के आसपास होल्डिंग उनकी अभी भी बनी हुई है। और अब ये जो गिरावट आई है ये एक्चुअली में विक्स के साथ थोड़ा कोरिलेट होने की बात हो रही है।
अभी भी सपोर्ट्स बाकी हैं। 18,000 नहीं टूटा, भले 43,000 और 42,800 हमने तोड़ दिया। अब मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स पे आपके सामने रखता चलूंगा, आप इसको नोटिस कीजिएगा। पहला पॉइंट है निफ्टी का। निफ्टी के अंदर कल 4% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ शॉर्टिंग हुई है। इसका मतलब कि ह्यूज शॉर्ट्स हुए हैं। ऐसा इसको हल्के में ना लीजिए, ये माल तो बिका है और ये अच्छे से बिका है ऊपर जाके। और एक और मैं चीज़ बता देता हूँ, अब करीब करीब 25 दिनों के बाद अब फिर से 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओआई में हो गए हैं। इसका मतलब खुले सौदे अब 2 लाख हैं। अब आप वॉलेटिलिटी के लिए भी थोड़ा सा तैयार हो जाइएगा। जो आपको ऐसा लगता था ना कि बाजार एक रेंज में रहेगा, अब थोड़ा स्विंग करवाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रिपेयर होना होगा। और जो गिरावट है पॉइंट्स में वो 186 पॉइंट की थी। इसने एक ही चीज़, इस पूरी जो शीट अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अच्छा किया हुआ है कि वो 18,000 के लेवल को बचाया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आते हैं प्रीमियम वगैरह पे, वो 60 पॉइंट का है, वो भी ठीक है। बैंक निफ्टी पे आते हैं जहाँ एक्चुअली में ज़्यादा डैमेज हुआ है। बैंक निफ्टी में अनवाइंडिंग हुई है। अनवाइंडिंग का मतलब है कि यहाँ पे जो डिलीवरी भी लेके बैठे थे ना बैंक निफ्टी की, उन्होंने भी माल काटा। और ये हल्का फुल्का नहीं है, ये 6% घटा है। सीरीज के शुरुआत में 6%, 5%, 4% का फिगर आए तो बड़ा माना जाता है, खरीदारी में भी और बिकवाली में भी, दोनों में ही। सीरीज के एंड में मिलेगा आपको ये। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके अंदर 92,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट खड़ा। अभी भी बैंक निफ्टी अभी भी लाइट है। अगर आपको स्विंग खेलना हो, अगर आपको वापस से पुल बैक खेलना हो, तो मैं बोलूंगा फिर से आप बैंक निफ्टी में ही आना, निफ्टी में मत जाना अभी। लेकिन इस पूरी शीट में जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम एक ही दिन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेक होना है। वो है 43,000 और 42,800। ये एक दिन के अंदर ऐसे धराशायी हो जाएंगे, थोड़ा कहना मुश्किल था, लेकिन ये हुए हैं। इसलिए मार्केट को 43,000 के ऊपर आके आप ठीक मानिएगा, तब तक ये सेल ऑन राइज का बाजार होगा, कम से कम बैंक निफ्टी। तो आते हैं पुट कॉल रेशियो पे। एक और पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर छूट गया मेरे से, वो ये है कि डिस्काउंट से वापस प्रीमियम पे आ गया है। पहले करीब 10 दिन से डिस्काउंट्स पे चल रहा था, 30-40 पॉइंट का डिस्काउंट रहता था, अब ये प्रीमियम पे आ गया 40 पॉइंट्स के। पीसीआर पुट कॉल रेशियो हल्की हुई है, ये दोनों एक के नीचे पहुंचे हैं। ये जैसे 50 के नीचे ड्रिफ्ट करेंगे आपको ओवरसोल्ड हो जाएगा मार्केट टिल। अब ये 50 के थोड़ा ऊपर है, यानी कि 0.50 के ऊपर है, इसलिए ओवरसोल्ड तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये बियर्स की ग्रिप में आ चुके हैं, जरूर इसमें भी ये बात बोली जा सकती है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी ना आपका दोस्त ना अभी दुश्मन है, अभी 5% ही चल रहा है। ये सिर्फ कोरिलेशन का था जो मैच हो रहा है। अभी विक्स में ऐसा कोई खतरे की घंटी नहीं बजी है, हाँ, लेकिन कोई भी और नेगेटिव खबर आएगी तो मार्केट इसको डिस्काउंट जरूर करेगा। अभी वो डिस्काउंटेड नहीं है और जोर से डिस्काउंट करेगा। आ जाते हैं एफआईज के कामकाज पे। 20,000 करोड़ रुपए की उनकी तरफ से बाइंग हुई है और करीब 700 करोड़ रुपए के आसपास की उनकी सेलिंग हुई है। इसका मतलब है कि एफआईज अभी भी फ्यूचर्स और कैश दोनों में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए सपोर्ट भी बचा रहेगा, रेजिस्टेंस भी बचा रहेगा और आप मार्केट के अंदर थोड़ा चर्न होता हो देखेंगे। बड़ा झटका लगने के बाद मार्केट चर्निंग रेंज में चला जाएगा। ऑप्शंस वाले कृपा करके ज्यादा सावधान रहें। लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में रिटेल वालों ने फ्यूचर्स को खरीदा है, उन्होंने कॉल्स भी खरीदी हैं और पुट्स बेची हैं। एफआईज ने थोड़े फ्यूचर्स को बेचा है और उन्होंने कुछ कॉल्स को खरीद लिया, इसलिए आप ये नंबर 20,000 करोड़ रुपए का देख पा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट नंबर है ऑप्शंस डाटा पे। 18,000 इस समय, 18,000 इनफैक्ट 200, ये मेक ब्रेक वाले लेवल्स होंगे। मार्केट को 18,200 पार करते फिर से शॉर्ट कवरिंग आएगी, नहीं तो 18,200 के आसपास फिर से मार्केट टूटेगा, क्योंकि कॉल्स राइट हुई हैं और ठीक ठाक राइट हुई हैं। आते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शंस डाटा पे। 43,000 एक धुरी बना लीजिए, इसके ऊपर और इसके नीचे हम क्या हैं। 43,000 की कॉल्स में अच्छी खासी राइटिंग हुई है, इसलिए बैंक निफ्टी को जो पहला काम करना है वो 43,000 के ऊपर आके करना है। अगर वो नहीं करेगा तो मार्केट्स के अंदर शॉर्ट्स यानी कि कॉल राइटिंग और बढ़ेगी और बाजार को परेशानी होगी। आ जाते हैं एफआईज की लॉन्ग, रिटेल्स की लॉन्ग पोजीशंस पर। एफआईज 45% है, ये शुरुआत में करीब करीब 10% के आसपास थे। 22 मार्च को इनकी जो होल्डिंग थी वो ऑल टाइम लो पे थी, करीब 8% के आसपास। अभी आ गए हैं करीब 45%। रिटेल के पास 49% की लॉन्ग पोजीशंस है। रही बात एफ&ओ बैन शेयर्स की, तो मन्नापुरम में बैन लगा हुआ है और जीएनएफसी पे भी बैन लगा हुआ है। ये दोनों शेयर एफ&ओ बैन के अंदर हैं। शुक्रिया डिम्पी। तो आप बोल रहे हैं ऊपर की कॉल्स में सेलिंग है, लेकिन पुट्स में भी नीचे सेलिंग है, तो क्या हम एक रेंज बाउंड सेशन देख सकते हैं? और स्टॉक्स की बात आप कर रहे हैं, मन्नापुरम फाइनेंस में कौन
कॉल के कुछ टेक अवेज भी आया मैनेजमेंट की तरफ से, देखना होगा क्या रिकवरी ट्रेड पॉसिबल है या नहीं, बट एट द सेम टाइम एफआईज की जो लॉन्ग शॉर्ट रेंज है वो 45 to 55 दिख रही है। एक बार 4 बड़े ट्रिगर्स आज के बाजार के लिए क्या क्या होने, जिन किन पर आपकी नजर होनी चाहिए उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो ये तो एफएनओ के संकेत दिए थे डिम्पी ने अभी। यूएस मार्केट्स को हमने अभी ब्रीफली टच बेस किया कि वहाँ अच्छी बढ़त दिखी है, 4 दिन के लॉसेस के बाद बाजार प्लस हुए हैं। डाउ में, नैस्डैक में, यानी बैंकिंग और आईटी दोनों में अच्छी मूव देखने को मिली है। और आप दूसरे ट्रिगर्स की बात करें तो जो ब्रेंट है वो अब लगभग थोड़ा सा रिबाउंड होकर 75 के पास आया है, और सोना क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन है, सेफ हेवन है, वहां पर मूव हल्की सी थोड़ी दबाव में है क्रूड की चाल के चलते। लेकिन यहाँ पर बहुत एक्शन है इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि ओवर द वीकेंड मैरिको, ब्रिटानिया, इनके नंबर्स आए थे, पेटीएम के भी नंबर्स आए। पेटीएम के नंबर्स के बाद इनफैक्ट वहाँ तो विजय शेखर शर्मा ने एक शेयर होल्डर्स को लेटर भी लिखा है, उसकी भी क्रूशियल डिटेल्स लेकर आएंगे। नंबर्स अच्छे आए हैं। कौन कौन से नंबर्स हैं जिन्होंने डिसअपॉइंट किया? सीआईएल के नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया। ट्रेड स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ बनता है आज का मौका, और आज नंबर्स कौन से आने हैं उसमें यूपीएल है निफ्टी का, दूसरे कुछ और काउंटर्स में पिडिलाइट, क्राफ्ट ऑटोमेशन, कैंसाइन, जैसे एक्साइड जैसे नंबर्स हैं, जिन कंपनीज है जिनके नंबर्स आने हैं, तो वहां पर भी क्या ट्रेड सेटअप होना चाहिए उससे भी फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन चलिए अब आगे हम आज की स्ट्रैटेजी हमारे एक्सपर्ट से भी समझ लेते हैं। मितेश पंचाल हैं और रत्नेश गोयल है हमारे साथ, उनसे दोनों से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। चलिए आज रत्नेश से शुरुआत करते हैं। रत्नेश बताएं इस वक्त किस तरह से आप पोजीशन लेंगे, क्योंकि अभी डिम्पी हमें बता रहे थे कि ऊपर की कॉल्स में तो अच्छी खासी राइटिंग है, और इनफैक्ट बैंक में बैंकिंग स्टॉक्स में बताएं, मेटल्स में बताएं, फर्दर शॉर्ट्स भी बने हैं। तो बैंक निफ्टी क्या प्रेशर में रहेगा? क्या ऑटो पैक थोड़ा सा हैवी लिफ्टिंग कर सकता है निफ्टी के लिए? कैसे आप आज की स्ट्रैटेजी बताएंगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। पहले निफ्टी का चार्ट देखिए तो एक कंटिन्यू जो हमको 7-8 दिन से तेजी देखने को मिल रही थी, उसमें एक हल्का सा ब्रेक लगा है और अपवर्ड गैप एरिया जो कि गैप छोड़ के आया था 2 दिन डेली चार्ट पे हम देखेंगे तो उसको एक अपवर्ड गैप एरिया को फील करा है। तो ये अच्छी बात है कि गैप को थोड़ा सा फील कर दिया बाजार ने। पर मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में डेफिनेटली थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा और स्टॉक स्पेसिफिक हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर हम सपोर्ट की बात करें, यहाँ से प्रेजेंट सपोर्ट मुझे ऐसा लगता है कि 18,000 का काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि उसके नीचे थोड़ा सा कुछ ज्यादा दबाव हमको देखने को मिलेगा, और बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी पे हमको मेरे हिसाब से ध्यान लगाना चाहिए। 18,000 17,950 ही काफी अच्छे आज के दिन के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। जैसा कि डिम्पी जी ने बताया था भी कि 18,200 पे काफी ज्यादा कॉल राइटिंग एक्टिव है, तो ये दिख रहा है। तो मुझे इस एक्सपायरी के लिए 18,200 निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बाजार के लिए। तो ओवरऑल एक 18,200 अपसाइड में 17,800 18,000 एक ये रेंज बनी रहेगी निफ्टी के लिए। तो बाय ऑन डिप्स पे बने रहे और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बिल्कुल बना रहेगा। और वहीं अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो आपको ध्यान होगा, जब मैं आपके सीरीज के स्टार्टिंग में था तभी डिस्कस करा था कि बैंक निफ्टी में इस बार थोड़ा सा ज्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी पहले से थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर चुकी है और वो अपने लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुकी है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रेशर बैंक निफ्टी में बनता हुआ जरूर दिखता है। तो बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा साइडवेज में रहना चाहिए और ऊपर निकलने में जो 43,000 पे काफी ज्यादा कॉल राइटिंग एक्टिविटी दिखती है हमको, तो उसके ऊपर निकलना भी बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। 42,500 और 42,400 अगर 42,500 तोड़ देगा पुट, क्योंकि 42,500 बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी और चार्ट के हिसाब से भी। आप पुट राइटर देखेंगे तो 42,500 पे काफी हेवी पुट राइटिंग है, अगर उसके नीचे जाता है तो सीधे 42,000 पे पुट राइटिंग है। तो वहां से भी करीब 500 पॉइंट का और गिरावट हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। इसलिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर अभी बना रह सकता है। 42,500 महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेगा, उसके नीचे थोड़ा सा 42,200 41,800 यहाँ तक के लेवल आ सकते हैं। इसलिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा साइडवेज में रहे, निफ्टी में या कुछ मिड कैप्स में ध्यान लगाने की कोशिश करें। मितेश, आपकी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है इस समय? जी गुड मॉर्निंग अजय जी। बेसिकली हमें लग रहा है कि जो मार्केट करेक्ट हुआ है वो एक एक्सलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिस्टम और मेथड के हिसाब से जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो बाइंग हमें दिख रही है वो हमें यही दिख रहा है कि 2023 का जो फर्स्ट हाफ है वो डेफिनेटली एक एक्यूमुलेशन की तरह मार्केट देख रहा है। तो जो भी करेक्शंस आते हैं हम हमारे क्लाइंट्स को एक्यूमुलेट करने के लिए कहते हैं। बहुत भारी गिरावट आई थी और आपने शो की शुरुआत में भी ये मेंशन किया था कि वो जो भारी गिरावट थी वो बिकॉज ऑफ HDFC ट्विंस था। तो अगर आप देखें तो मार्केट में एक ब्रॉडर सेलिंग नहीं है, एक ब्रॉडर सेलिंग कहीं पे भी हमको नहीं दिख रही है, और कहीं ना कहीं ये
बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग है जो वाइप आउट होने के बाद मार्केट अगेन सेटल होके अपने जो ओरिजिनल कोर्स है उसके ऊपर जाएगा। तो हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से HDFC ट्विंस ने जो खराबी की थी फ्राइडे को, इट्स जस्ट अ वन डे इवेंट, अगले 2 या 3 दिन में मार्केट सेटल हो जाएगा। और हमारा रुझान यही है कि गोइंग फॉरवर्ड निफ्टी जो है 18,275 18,300 की रेंज में आएगा और बैंक निफ्टी जो है वो 43,500 44,000 के करीब आएगा। तो बहुत ही जल्द हम बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सेटअप बना है, फॉर एग्जांपल लास्ट फ्राइडे को ही हमने डिस्कस किया था शो पे कि बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत सालों बाद, आई थिंक 2-3 इयर्स के बाद पूरा रियलिटी सेक्टर सिस्टम के ऊपर बाय आया है और वहां पे हमने 3 स्टॉक सजेस्ट किए। तो हमारे हिसाब से जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट का प्लेसमेंट है, ये बाजार एक बहुत बड़ी गिरावट के लिए रेडी नहीं है। इनफैक्ट जो भी छोटे छोटे करेक्शंस आने वाले दिनों में या हफ्तों में आएंगे, उनको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी की तरह से ही हमको देखना चाहिए। गिरावट में खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे, लेकिन इंडेक्सेस के लिहाज से 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन बाजार संभलने की कोशिश कर सकता है। दोनों टेक्निकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रॉडर इंडेक्सेस में खास ध्यान रखें। एक बात यह भी है कि 13 मार्च के बाद हमने निफ्टी में गिरावट 1% से ज्यादा की गिरावट का ट्रेंड शुक्रवार को देखा है। तो आज सेंटिमेंट्स कैसे बनेंगे इस पर नजर रहेगी, लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति अब भी इंडेक्स पर बरकरार। चलिए, सिस्टम और मेथड के लिहाज से इंडेक्स पर तो आपने अपनी राय दी। मितेश, आपके ट्रेडिंग आइडियाज में क्या खरीदारी की कॉल्स हैं, ये भी बताएं। एग्जैक्टली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 3 ट्रेडिंग कॉल अलग अलग सेक्टर से है। प्योरली मिड कैप में जो मैंने बोला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है। पहला स्टॉक है NIIT लिमिटेड। अगर आप NIIT लिमिटेड का चार्ट देखोगे तो अराउंड 658 रुपए से इन द मंथ ऑफ 13th ऑफ अप्रैल 2022 के वीक से वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमको देखने के लिए मिली है, लेकिन पिछले 1 महीने से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन चल रहा है और फाइनली सिस्टम और मेथड के हिसाब से ब्रेकआउट है। मेरे हिसाब से बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड है NIIT लिमिटेड में और बहुत जल्द हम बातें करेंगे ये स्टॉक अराउंड 500 प्लस के टारगेट के लिए, लेकिन छोटी अवधि का टारगेट दिया है। तो NIIT लिमिटेड करंट लेवल पे खरीदा जा सकता है 350 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट रहेगा 380 का, दूसरा टारगेट रहेगा 390 का। ठीक है। दूसरा स्टॉक है अजंता फार्मा का। अजंता विद इन द फार्मा स्पेस भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन हो रहा है और उसमें से एक स्टॉक है अजंता फार्मा। 1150 से 1200 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन हुआ और 1280 के ऊपर सिस्टम और मेथड के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे भी सस्टेनेबल अपसाइड है। स्टॉप लॉस रहेगा 1260, पहला टारगेट रहेगा 1350, दूसरा टारगेट रहेगा 1360। और फाइनली चेन्नई पेट्रो, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑयल एंड गैस के कुछ काउंटरों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बर्स्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो चेन्नई पेट्रो 306 के ऊपर बाय किया जा सकता है। 290 का स्टॉप लॉस हो रहेगा, 350 का पहला टारगेट, 360 का दूसरा टारगेट। ठीक है, सारी ये बाय कॉल्स हैं। आप मेजरली मिड कैप स्पेस से, मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से इतनी कॉल्स दे रहे हैं जहां आपको अच्छा ट्रेंड और वैल्यू दिख रही है। एक बार आप रत्नेश भी समझते हैं। रत्नेश, आपके रिकमेंडेशंस क्या है आज के? मेरे 2 रिकमेंडेशन रहेगी। एक मिड कैप स्पेस से थोड़ा सा फ्रंटलाइन स्पेस से मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमको थोड़ा सा सीमेंट स्पेस में थोड़ा सा हमको एक्टिविटी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। तो मेरे हिसाब से एक अल्ट्राटेक है, उसमें एक अच्छा सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग बाय है। उसमें कंटिन्यू हायर हाई फॉर्मेशन बन रहा है। एक करेक्शन के बाद में कंसोलिडेशन भी हमको देखने को मिल गया है, अपने की एवरेजेस पे रुक गया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमको एक अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली थी। तो अल्ट्राटेक में बाय करना चाहिए। 7570 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 7700 का रहेगा। सेकेंड वन, मुझे ऐसा लगता है कि राइट्स में एक अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। ब्रेकआउट, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। तो 409 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 430 रुपए का टारगेट रहेगा। जेंटलमैन, रितेश और मितेश, आप हमारे साथ वेट करें, वापस आते हैं बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस करने। क्योंकि अगर आप देखिए इस समय कि बाजार में करीब करीब 28 निफ्टी कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं, यानी 75% बाय वेट और 28 बाय नंबर, और अभी तक कोई नेगेटिव सरप्राइज निकल के नहीं आया है। बाजार का मोमेंटम अभी ठीक ठाक है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत एक्शन हो रहा है। और यहाँ 18 स्वदेश पे आपको क्वालिटी मिड कैप्स का बहुत ही शानदार कवरेज हमेशा दिखाई देगा। उनमें से एक कंपनी है ABFRL। ABFRL आदित्य बिरला फैशन रिटेल फोकस में रहा है कुछ दिनों से, लेकिन इन्होंने एक बड़ा एक्विजिशन ओवर द वीकेंड अनाउंस किया। हमारे साथ शरद जुड़ रहे हैं, जिन्होंने स्वदेश के व्यूअर्स को बहुत समय पहले ही बता दिया था कि TCNS क्लोथिंग, जिसका हाल ही में IPO आया था, वो ब्लॉक पे है और ABFRL इसे खरीद सकता है।
कितनी बड़ी डील है। पहले तो कंग्रेचुलेशंस शरद, आपकी स्टोरी एकदम फिट बैठी है हमेशा की तरह। कितनी बड़ी डील है और इससे क्या फ़ायदा मिलेगा ABFRL जो बायर है उनके शेयर होल्डर्स को? जी बिल्कुल, हमने जो है अक्टूबर 12 लास्ट ईयर को जो 18 हाउस स्वदेश में जो है कहा था ये डील हो सकती है, आदित्य बिरला फॉरेन रह सकता है, लेकिन ये डील स्पेसिफिक्स की बात करें तो लगभग 51% स्टेक आदित्य बिरला फैशन रिटेल एक्वायर करेगी TCNS क्लोथिंग में। लगभग आप कह सकते हैं 1650 करोड़ का डील है, 503 रुपये प्रति शेयर का। लेकिन याद रखिए जो डील होने वाली है कॉम्बिनेशन होगा, एक ओपन ऑफर होगा और प्रमोटर स्टेक की बाई होने वाली है। और अगर आप 6 शेयर्स होल्ड करते हैं एज अ TCNS क्लोथिंग के शेयर होल्डर तो आपको 11 शेयर्स मिलने वाले हैं ABFRL के। अगर देखा जाए तो मर्जर रेशियो नेगेटिव है अगर आप TCNS के शेयर होल्डर है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, क्योंकि जो मर्जर रेशियो इंप्लाई कर रहा है वो लगभग 393 रुपीज़ का, करंट मार्केट प्राइस 520 रुपये का है। शेयर डाइल्यूशन भी है ऑलमोस्ट 5.7% ABFRL के लिए, लेकिन ABFRL के लिए पॉजिटिव है क्योंकि जो वैल्यूएशन में जो एक्विजिशन हुई है ऑलमोस्ट 14 टाइम्स FY24 EV EBITDA पे हुई है। और अगर कंपेयर करें पीएस का तो ये लगभग 30 गुना का है, तो इसका मतलब वैल्यूएशन सस्ता है ABFRL के लिए। और डेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि GIC से भी एक कैश इनफ्लो आने वाला है ABFRL का लगभग 1450 करोड़ रुपए का। और हमने कहा था TCNS के लिए जो डिस्काउंट हुई है वो वैल्यूएशन में हुई है और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बेटर ऑफ रहेंगे अगर वो टेंडर करते हैं अपनी शेयर्स इस ओपन ऑफर में। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो इम्प्लाइड मर्जर वैल्यू है 393 रुपीज़ पर शेयर का है, इसका मतलब डिस्काउंट पे चल रहा है 7% का। अगर आप 52 वीक लोज की भी नंबर्स के बारे में बात करें तो आप कह सकते हैं ओवरऑल ABFRL के लिए पॉजिटिव है शेयर होल्डर्स के लिए। हालांकि TCNS के जो शेयर होल्डर्स है वो बेटर ऑफ होंगे अगर वो टेंडर करते हैं अपनी शेयर्स। ऑल राइट, तो ये जो आप स्टॉक पे TCNS के स्टॉक पे अभी जो कल जो शुक्रवार को जो बंद हुआ तो 6% तेज हुआ क्योंकि डील की एंटिसिपेशन होगी। लेकिन अभी जो डील की जो पूरी मर्जर रेशो निकाल के देखी जा रही है उसमें TCNS पर शायद आज दबाव होगा क्या? एक बार चले टेकीज से पूछते हैं क्योंकि जो अभी हमें शरद बता के गए उसके हिसाब से तो 52 वीक लो से भी डिस्काउंट पर ये डील हुई है। मितेश बताएं एक बार आप TCNS के चार्ट्स चेक करके बताएंगे। ये तो खैर शुक्रवार को तो तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन अगर हमें यहाँ पर एक ट्रेड लेना हो तो ABFRL पर बनता है या TCNS पे बनता है आज? देखिए दोनों चार्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट है ABFRL का, लेकिन स्टार्ट करते हैं पहले से TCNS से। 2 वीक में हार्ट ऑफ हार बॉटम फॉर्मेशन है, लेकिन देखने की बात यह है कि हाई के ऊपर स्टॉक बंद नहीं हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट TCNS क्लोथिंग, राइट। 542 का हाई था, स्टॉक 520.90 पे बंद हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी बहुत ही थिन थे, मतलब प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आप बोल सकते हो उसको, लेकिन अगर अगले प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट अगर मैं देखूं पिछले 3 या 4 तो फिजल आउट हुआ है और कंटिन्यूसली स्टॉक लोअर बॉटम लोअर टॉप फॉर्मेशन में गया था। तो ये जो रिसेंट ब्रेकआउट आया है प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट वो मुझे प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहा है। उसके कंपैरिजन में अगर ABFRL देखें तो ABFRL में डेफिनेटली 200 से लेके 210 के बीच में एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया है डेली चार्ट के ऊपर। और मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड 227 अगर निकल जाता है ऊपरी लेवल के ऊपर तो आई थिंक स्टॉक हैज द पोटेंशियल टू रीच अप टू 265। तो अगर दोनों स्टॉक्स में देखा जाए तो मेरे हिसाब से ABFRL बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है एज कम्पेयर टू TCNS क्लोथिंग। चलिए TCNS क्लोथिंग और ABFRL पर इटिना स्वदेश ने खबर जो आपको पिछले साल बताई थी उस पर मोहर लगती हुई दिखी है। फर्स्ट यहाँ पर और हर खबर का असर आपके लिए हम लेकर आते हैं, लेकिन ऐसी कई सारी खबरें हैं जो कि बाजार में आज रिएक्शन पैदा कर सकती हैं। त्रिमूर्ति शेयर्स भी शरद ही हमें बता रहे हैं। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा एस्ट्रा माइक्रो प्रोडक्ट्स और यहाँ पे जो है कंपनी की QIP इशू कंप्लीट हो गई है। इंपॉर्टेंट है कि लगभग 275 करोड़ की टोटल कैपिटल रेज हुई है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो IFL, टाटा, MF और निप्पॉन MF, कोटक MF जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स जो है शामिल हैं। अगर बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की तो वहाँ पे सोसाइटी जनरल भी हैं। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा रेजिग्नेशंस के थीम पे और सबसे पहले आता है इंडसइंड बैंक और यहाँ पे जो है रामास्वामी मैयप्पन ने जो है अपनी इस्तीफे दे दिए हैं एज अ चीफ रिस्क ऑफिसर। आप याद रखिए जो पोजीशन होता है ये ऑफकोर्स प्रोविजनिंग और ये जो जितनी भी रिस्क मैनेजमेंट होती है बैंक में उसको लेके होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हालांकि बैंक ने कहा है कि उन्होंने ऑलरेडी एक नया चीफ रिस्क ऑफिसर
जो है आइडेंटिफाई कर दिया है और उनकी जो प्रोसेस होती है कंप्लीशन फॉर्मेलिटीज़ की वो अब चल रही है। दूसरा जो फोकस रहेगा डीसीबी बैंक, और यहाँ पे देखा जाए तो सतीश गुंडेवार ने जो है सीएफओ पद से रेजिग्नेशन दे दिया है। आने वाले हफ्तों में जो है बैंक जो है अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे नए सीएफओ को अपॉइंट करने के लिए। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा बीएमएल, और यहाँ पे जो है रिपोर्ट्स आ रही है कि गवर्नमेंट जो है बिड्स ले सकते हैं, फाइनेंशियल बिड्स ले सकते हैं लगभग 26% स्टेक की बिकवाली करने में। और हाल ही में कंपनी की जो नॉन कोर एसेट्स है, जो लैंड एसेट्स बोलते हैं, वो भी लिस्टेड हुई थी बोर्सेज में लास्ट मंथ। शायद शुक्रिया आपका ये त्रिमूर्ति शेयर्स हमें बताने के लिए। तो ये सारे 3 शेयर्स हैं जिस पर नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले नजर जा रही है इंडसइंड बैंक पर, क्योंकि सीआरओ की रेजिग्नेशन की खबर। इनफैक्ट अजय, नतीजों के बाद तो पॉजिटिव स्टांस, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी कुछ हैं जो खरीदारी की राय दे रहे हैं, लेकिन ये खबर का असर कैसा दिखेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि इंडसइंड बैंक थोड़ा प्रेशर में रहा है लास्ट 3-4 दिन के लिए। इसका इंटरडे ट्रेड लेके आइए, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, फ्राइडे का, क्योंकि ये जो खबर है सीआरओ के रेजिग्नेशन की, ये कहीं ना कहीं बाजार में ऑलरेडी आ गई थी और इसके वजह से इंडसइंड में थोड़ा प्रेशर बना हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अनवारंटेड है प्रेशर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अचानक से रिजाइन किया और बहुत दिन के लिए चले गए, तुरंत चेंज हुआ, 6% गिर गया हफ्ते भर में। जी हाँ, तुरंत मैनेजमेंट चेंज हुआ, वहाँ पे सीआरओ चेंज हुए, नए सीआरओ भी आ गए, और इसकी वजह से अगर आप प्रेशर में देख रहे हैं स्टॉक को, तो इतना आना नहीं चाहिए। आज ये इस हफ्ते अच्छी रिबाउंड पॉसिबल है, तो ये आप नजर बना के रखिए। फंडामेंटली पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक रेजिग्नेशन हुआ, दूसरे 1% गए, दूसरे आ गए, तो इसको, और ये खबर बाजार में थी भी, तो अब ये न्यूज जब वीकेंड में आई है तो शॉर्ट कवरिंग मुमकिन है, तो इसके ऊपर आप बना के रखें अपना व्यू। एक बार मितेश से जान लेते हैं। मितेश, इंडसइंड बैंक के ऊपर चार्ट्स क्या कह रहे हैं इस समय, और स्पेशली एफएनओ डेटा? तेज गिरावट थी पिछले 2 दिन में, तो कोई शक नहीं है कि थोड़ा एक्यूमुलेशन करंट लेवल के ऊपर होगा। मेरे हिसाब से अभी 1120 का जो लेवल है वो क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। आज का अजय जी इंट्राडे हाफ एन आवर चार्ट, इंट्राडे में 60 मिनट चार्ट्स एंड हाफ एन आवर चार्ट्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 डेज एंड 30 मिनट्स एंड 60 मिनट्स का चार्ट, उसके ऊपर आई थिंक वी कैन टेक द कॉल, बट नेट इट विल टेक 1 या 2 दिन और लेंगे। हमें थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा ये स्टॉक्स में, क्योंकि कल की जो गिरावट थी वो विथ वॉल्यूम थी, और स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं लो के नज़दीक ही क्लोज हुआ है। 1065 का लो था, 1073 के लेवल के ऊपर ये क्लोज हुआ है। तो वेट एंड वॉच, 30 मिनट्स और 60 मिनट्स के आज के चार्ट्स वो क्लियरली इंडिकेट कर देंगे कि अगले 1 या 2 दिन में स्टॉक कंसोलिडेट होगा, या आज के ही दिन में रिवर्सल लेके स्टॉक अगेन 1120-1130 के ऊपर ट्रेड होगा। तो वी विल केयरफुली वॉच 30 मिनट और 60 मिनट का चार्ट, और उसके ऊपर डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। इस न्यूज़ को थोड़ा सा डाइजेस्ट करेगा बाजार, और इसलिए शायद 1 घंटे तक वॉच करके ही इस पे स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं मितेश। लेकिन बहुत सारी कंपनियों के नंबर्स आए, और नंबर्स कुछ वीक भी थे। कोल इंडिया के नंबर्स वीक थे, पेटीएम के नंबर्स अच्छे थे, वहाँ पर भी मैनेजमेंट के कुछ शेयर होल्डर को लेटर्स है, और साथ ही आदित्य बिरला की इस डील, इन सारे कंपनीज पर कुछ ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स भी आई हैं, और कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं जो वामाक्षी माले कंपाइल करके लाई हैं। एक एक करके सारी रिपोर्ट्स को पहले सुनते हैं, फिर इन्हें डिस्कस भी करेंगे। वामाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम ब्रिटानिया की तरफ से। हम देख रहे हैं काफ़ी सारे ब्रोकरेज नोट्स आ रहे हैं उनके चौथे तिमाही नतीजों के बाद। जेफरीज, जेपी मॉर्गन के ने दोनों ही ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट प्राइस को बढ़ाया है। ब्रोकरेजेस का कहना है कि बीट लार्जली मार्जिन लेड था, क्रॉस मार्जिन ऑल टाइम हाई पर है, और ब्रिटानिया ने हालांकि FY24 के लिए लोअर गाइडेंस दी है। इसके अलावा मैरिको पर हम देख रहे हैं नतीजों के बाद भी काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस आ रहे हैं, और ब्रोकरेजेस पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की राय आ रही है 582 के टारगेट प्राइस के साथ, जेपी मॉर्गन की तरफ से भी ओवरवेट की राय है 585 के टारगेट प्राइस के साथ, और गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी खरीदारी की राय है 590 के टारगेट प्राइस के साथ। ब्रोकरेजेस का कहना है कि चौथे तिमाही के नतीजे लार्जली इन लाइन थे एस्टिमेट्स के मुताबिक। इंप्रूविंग ग्रोथ और मार्जिन्स की पॉजिटिव्स रहे हैं, और मैनेजमेंट FY24 के आउटलुक को लेकर भी काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे थे। रिलायंस पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, और उनका कहना है कि रिफाइनिंग वीकनेस में रिवर्सल आ सकता है, पेटकेम की रिकवरी अंडरवे है, और इनफैक्ट वैल्यूएशन भी फेवरेबल है, और इसी के चलते खरीदारी की राय आ रही है टारगेट प्राइस 3150 के साथ।
इसके अलावा ABFRL भी हमारे रेडार पर है GCNS के साथ डील के बाद। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि डील स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए और पेंडिंग कैश इनफ्लो के चलते बैलेंस शीट पर जो इम्पैक्ट है वो लोअर दैन फेयर हो सकता है। काफ़ी सारे बिजनेसेस अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज में है, ग्रोथ फेजेस में है और एग्जीक्यूशन चैलेंजेस को लेकर ये काफ़ी कॉशियस नजर आ रहे हैं और इसी के चलते अंडरवेट की राय उन्होंने बरकरार रखी है टारगेट प्राइस 195 के साथ। कोल इंडिया भी फोकस में है अपने नतीजों के बाद। CLSA ने बाई की राय दी है टारगेट प्राइस 280 के साथ और जेफरीज ने होल्ड की राय को बरकरार रखा है 225 के साथ। उनका कहना है कि वेज प्रोविजंस ने अर्निंग्स को ड्रैग डाउन किया है, मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं आगे चलते हुए और इनफैक्ट हायर डोमेस्टिक कोल अवेलेबिलिटी और ग्लोबल प्राइसेस में डिक्लाइन के चलते ऑक्शन रियलाइजेशंस और भी गिर सकते हैं आगे चलते हुए। तो ओवरऑल कोल इंडिया पर ये थे सारे ब्रोकरेजेस और आखिर में हम फोकस करेंगे पेटीएम पर। CLSA का मानना है कि EBITDA सुधर रहा है, कंपनी के पास $1 बिलियन का कैश है बैलेंस शीट पर और इनफैक्ट उनका जो लेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिसबर्समेंट्स ट्रेंड्स जो नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी मजबूत है और उनका कैश बर्न भी अगले कुछ क्वार्टर्स में ख़त्म हो सकता है। तो इन पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते CLSA ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और अपना टारगेट प्राइस भी 850 तक बढ़ाया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ममाक्षी ये सारी रिपोर्ट्स हमें समझाने के लिए। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट की नंबर्स हैं उस पर नज़र बार बार जा रही है पेटीएम पर भी और ब्रिटानिया पर भी। पेटीएम पे तो बहुत इंटरेस्टिंग इनफैक्ट ये जो सारी ओवरऑल नंबर्स है अच्छे, लॉस तो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम रहा, लेकिन बड़ी बात अजय जो विजय शेखर शर्मा ने कॉन्फिडेंस को रीगेन करने के लिए जो अपना शेयर होल्डर्स को लेटर लिखा है उसमें फ्री कैश फ्लो की बात कर रहे हैं पॉजिटिव होने की जल्दी, इसे किस तरह से बाजार देखेगा? देखिए, जब से वो डावोस वापस आए तो उनका फोकस एकदम क्लियर है कि एक तो एबिटा के ऊपर फोकस है, कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो जनरेशन में फोकस है और इस वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक में भी काफी अच्छा रिबाउंड आया है। इनफैक्ट ये जो चिट्ठी लिखी है शेयर होल्डर्स को ये अश्योर करते हुए कि मैनेजमेंट का फोकस फ्री कैश फ्लो से हटा नहीं है और इसलिए बर्न को कम करना है। डायरेक्टर साहब, अगर आप पेटीएम का स्टॉक लेके आए पिछले 6 महीने का, 6-8 महीने का, 1 साल का, तो आपको नजर आएगा कि बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में ये स्टॉक नीचे से काफी उतरा है, काफी ऊपर आया है। इनफैक्ट ये देखिए 440 का लो बना के इस समय ये करीब करीब 700 रुपए पे आ गया है और इस तरह की कमेंट्री, अच्छा रिजल्ट और दमदार कमेंट्री इस मोमेंटम को और पावर करेगी और अब तो इसमें ठीक ठाक डेटा भी हो गया है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली उन्होंने अपने लेटर में, उन्होंने बताया AGI के बारे में, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, उन्होंने कहा कि हम भी AGI को यूज करेंगे, लेकिन मोर अपॉर्चुनिटीज। कौन है जो नहीं बात कर रहा है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से लेके बड़ी कंपनियों के हेड्स जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शहर में भी बात और हम लोग खुद भी यहाँ पे ET Now स्वदेश पे लगातार इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन अब टाला नहीं जा सकता है। वो दिन दूर नहीं है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमें और आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। जो भी अपने आप को ऐड स्किल नहीं करेगा, शुरुआत हो चुकी है, इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं। जी हाँ, इंडस्ट्री में शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पेटीएम की जहाँ हम बात कर रहे हैं, अब कंजम्पशन थीम है जो फोकस में आ रही है। पेटीएम के अलावा 2 और कंपनियां जो नतीजे पेश कर रही थी, ब्रिटानिया, मैरिको, जब नंबर्स आए वॉल्यूम ग्रोथ पॉजिटिव रही, ग्रामीण मांग में भी हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो एक पॉजिटिविटी आ रही है उसका एक असर है। एक्चुअली डिमांड पे खास तौर पे मैरिको ने मेंशन किया है कि 2 बातें, एक तो इनके जो रॉ मटेरियल हैं उनके प्रोडक्ट्स के दाम नीचे आ रहे हैं तो मार्जिन पे ऊपर काफी कुशन है और दूसरा इंप्रूवमेंट इन डिमांड। ब्रिटानिया में एक और खास बात आई है, उनके जो स्टार मैनेजमेंट हैं बेरी साहब, जिनको बाजार बहुत पसंद करता है और लोग बोलते हैं कि ये जो ब्रिटानिया में ओवर द इयर्स जितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो वॉरेन बेरी ने किया है, उनके टर्म को एक एक्सटेंशन भी मिल गया है। तो दोनों स्टॉक्स में ये एक बेनिफिट है। लेकिन एक क्विक चार्ट चेक भी कर ले, पेटीएम पे शुरुआत करते हैं। सारे कंज्यूमर स्टॉक्स में रिबाउंड आया बट पेटीएम पे खास तौर पे आया और अब आज इस बार की जो कमेंट्री है, मितेश आप बताएं, अब तो इस बार चार्ट में भी डेटा है बात करने लायक, क्या लगता है? ओके, तो अगर पेटीएम का हम लोग पूरा अवलोकन करें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे 2021 में उसका लिस्टिंग हुआ था तब से लेके अब तक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला था 10 फरवरी 2023 के कैंडल में, जहाँ पे 650 रुपया 55 पैसे का क्लोज था और हाई था 738.70। जब तक 738.70 क्रॉस नहीं होता है अजय जी, तब तक ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन में चलेगा। फिलहाल लास्ट वीक एक थोड़ा बोले तो आया है ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग,
कंपेयर टू अगले 4 या 5 वीक से, लेकिन जब तक 738 का जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस नहीं करेगा तब तक एक सस्टेनेबल अपमूव नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से लास्ट वीक में जो ब्रेकआउट आया है वो ब्रेकआउट को ध्यान में न रख के अभी बाइंग की स्ट्रेटेजी नहीं रखनी चाहिए। रीजन बिंग इज दिस दैट के थोड़ा कंसोलिडेट होके अभी ब्रेकआउट के लिए टाइम बचा है। मेरे हिसाब से 738 के ऊपर बाय बन सकता है, तो वन शुड बाय ओनली वंस द स्टॉक क्रॉसेस 738 ऑन अ वीकली बेसिस। ठीक है, तो ये तो पेटीएम पे व्यू रहा। रत्नेश से एक बार ब्रिटानिया और मैरिको पे भी ट्रेड समझ लेते हैं। रत्नेश बताएं, क्या ब्रिटानिया पे आज के लिए पॉजिटिव ट्रेड होगा? एफएमसीजी तो ऑलरेडी अच्छा खासा चल रहा है, पिछले पूरे हफ्ते इनफैक्ट आप देखिए सेक्टोरल गेन में सबसे ज्यादा एफएमसीजी ने रिवॉर्ड किया है। तो ब्रिटानिया का चार्ट ओवरऑल आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे सेक्टर में, इवन की निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, जैसे आपने बोला एफएमसीजी सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, डेफिनेटली उसके अंदर ये सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है ब्रिटानिया। काफी अच्छा है कि इसमें फॉर्मेशन बन चुका है, डेली चार्ट पे अपने की एवरेजेस के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर आप वीकली चार्ट भी देखें तो उसमें भी एक राउंडिंग शॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलने की तैयारी में है। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए, जो कि पहला टारगेट इसका बनेगा 4670 का, इसका ऑल टाइम हाई के आसपास का। वहां से निकले, वहां उसके ऊपर क्लोज देने पे इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जो कि 48 रुपए तक के लिए लेके जा सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा, कोई खरीदारी करना चाहता है, फ्रेश एंट्री लेना चाहता है, 4540 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल एक इसमें खरीदारी बनती है। मेरिको का चार्ट थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग है, अभी अपने की एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज लाइन के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन चलता रहेगा। इसमें जो तेजी बनेगी वो 510 रुपए के ऊपर बनेगी, फिर वहां पे 538 540 तक के टारगेट आएंगे। तो थोड़ा सा मेरिको में वेट करना चाहिए, ब्रिटानिया में जरूर एक बाय इनिशिएट किया जा सकता है। जेंटलमैन, रितेश और मितेश हमारे साथ बने रहिए। हम एक स्टेप बैक लेते हैं। एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जिसको जो ओमाहा में हुआ है, और बर्कशायर हैथवे जो बफेट साहब की कंपनी है उनका एजीएम था। लाखों लोग, हजारों लोग पूरे दुनिया भर से वहाँ ओमाहा में जाते हैं इस वीकेंड में, और हिंदुस्तान से ही बहुत सारे लोग जाते हैं। उनकी जितने भी निवेश के मंत्र हैं वो सुनते हैं, उनकी बातचीत सुनते हैं, पूरा एक्सपीरियंस लेके आते हैं। और ये हुआ था सैटरडे को लेट नाइट, और हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं विशाल खंडेलवाल उसके बारे में बात करने के लिए और बहुत सारी बातों के लिए। विशाल खंडेलवाल सफल निवेशक वेबसाइट चलाते हैं और हजारों रिटेल निवेशकों को बेहतर निवेशक बनने के गुण सिखाते हैं, और ऑफ कोर्स 18 स्वदेश के बहुत पुराने मित्र और कंट्रीब्यूटर रहे हैं। मंगर साहब के खास तौर पे फैन है। विशाल, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। इस बार आपने जरूर ये बात ऑब्जर्व की होगी कि इंडिया से, एक तो खैर कोविड के बाद ट्रैवल खुल गया, लेकिन इंडिया से हमारे डजन्स ऑफ कॉमन इन्वेस्टर वहां पहुंचे हुए थे, कॉमन फ्रेंड्स भी। आप भी ये इस इवेंट को बहुत ऑब्जर्व करते हैं। इस बार जो बातचीत निकल के आई उनकी कॉल्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोल के बारे में या कुछ और, आपकी कौन सी बातों पे खास नजर रही इस बार की कमेंट्री में बफेट साहब से? नहीं, आई थिंक वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर जो पिछले 40 साल से कहे जा रहे हैं, उन्होंने कोई नया चीज नहीं कहा इस बार। डेफिनेटली उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है ह्यूमैनिटी के लिए, बट एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। सो इस टाइम पे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस करेगा, वो हमको स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएट करके देगा, सो उसमें वो विश्वास नहीं करते हैं। उनको उनका ये मानना है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो डिसीजन मेकिंग एक इंसान कर सकता है, एक निवेशक कर सकता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस नहीं कर सकता। सो एक वो बहुत बड़ी सीख थी। दूसरा जो उन्होंने कहा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टर्स को आगे जाके लोअर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे पिछले कई सालों में एक जनरल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जनरल लेवल ऑफ नॉलेज जो इन्वेस्टर्स का हुआ है वो काफी आगे है। तो इन्वेस्टर्स आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन काफी है, नॉलेज काफी है, राइट। सो ऐसे टाइम पे जब सब लोग के पास इंफॉर्मेशन है, सब लोग नॉलेजेबल हैं, और ऐसा लगता है कि सब लोग नॉलेजेबल हैं, उस टाइम पे अल्फा क्रिएट करना, उस टाइम पे मार्केट बीटिंग रिटर्न्स क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। सो इन्वेस्टर्स को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आगे जाके रिटर्न्स कम होंगे पहले के मुकाबले, एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था। मिस्टर मंगर एंड मिस्टर बफेट ने ये भी कहा है कि
इलॉन मस्क के बारे में उनसे किसी ने पूछा कि आप इलॉन मस्क के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही कि इलॉन मस्क बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, बट ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी स्मार्ट। वो ऐसा सोच सकते हैं जो दुनिया में और कोई नहीं सोच सकता, बट उस तरह की सोच हम एज इन बफेट एंड मंगर हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि हम लोग इतना फेलियर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हम लोग इतना फेलियर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स अनदर बिग लेसन फॉर इन्वेस्टर्स कि आपको पता होना चाहिए कि आप इन्वेस्टिंग में कितना फेलियर या कितने मिस्टेक्स एडजस्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, आप ज्यादा पैसा नहीं खो सकते, तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिस्क नहीं लेने चाहिए, राइट। सो ये काफी अच्छे लेसन्स थे मिस्टर बफेट एंड मिस्टर मंगर के, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। राइट विशाल, आप ऑफ कोर्स इन दोनों को, लेजेंडरी इन्वेस्टर्स को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं और एट द सेम टाइम आपने एक अपना बिजनेस मॉडल बनाया है रिटेल इन्वेस्टर्स की हैंड होल्डिंग से, उनको सिखा के, और उनको आप सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं हज़ारों इन्वेस्टर्स को देश भर में। इनकी लर्निंग्स का कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आप अपनी किसी भी सेमिनार कॉन्फ्रेंस में ये बताना नहीं भूलते हैं और ड्रिल डाउन करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को सफल निवेशक बनने के लिए? क्या आप कौन सी बात इनकी सिखाते हैं सबसे ज्यादा? नहीं, आई थिंक बफेट का, मंगर के इतने सारे लेसन्स हैं कि मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टिंग के सिर्फ 2 रूल्स हैं। पहला रूल है कि आप पैसा मत खोएं, और दूसरा रूल है कि आप पहला रूल को मत भूलें। आप पैसा ना खोएं का मतलब नहीं है कि आपका स्टॉक अगर 10% 20% नीचे आ गया है तो वो खोना हो गया पैसा। पैसा खोने का मतलब है आप ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट मत कीजिए जिसमें आपका पैसा डूब जाएगा और वापस नहीं आएगा। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट मत कीजिए। सो एक बहुत बड़ा लेसन इन्वेस्टर्स के लिए है कि आप सोच समझ के निवेश कीजिए। आपका हार्ड अर्न मनी है, जैसा हम सोच समझ के अपना करियर चूज करते हैं, लाइफ टाइम में दूसरे डिसीजन चूज करते हैं, उस तरह से हम अगर सोच समझ के ये निवेश करें और धैर्य पूर्वक निवेश करें, पेशेंस के साथ अपने स्टॉक्स को होल्ड करें, एक स्टॉक को सिर्फ एक टिकर सिंबल नहीं माने, एक स्टॉक को एक बिजनेस में ओनरशिप माने। सो ये सब सोचना, ये सब मानना, ये सब प्रैक्टिस करना बहुत डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। बट अगर इन्वेस्टर्स ये कर सकते हैं, वो अच्छे लॉन्ग टर्म में अच्छा निवेश कर सकते हैं, अपने लिए वेल्थ, अपनी फैमिली के लिए, अपने जनरेशन के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सो एक बहुत बड़ा लेसन है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट लेसन है, हम एज निवेशक हम लोग बहुत सारे डिसीजन ये सोच के लेते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। सो जो वॉरेन बफेट का टर्म है, इट्स कॉल्ड द आउटर स्कोर कार्ड। सो हम लोग दूसरों के स्कोर कार्ड के हिसाब से अपना डिसीजन लेते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, हमारे पोर्टफोलियो के बारे में, हमारे इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सो बफेट एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, आपका इनर स्कोर कार्ड क्या है, आप किस तरह के निवेशक हैं, आपको किस तरह का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पसंद है, और आप किस तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से गुजर सकते हैं, किस तरह के रिस्क ले सकते हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। तो दुनिया में कोई कुछ भी बोले, अगर आपको पता है कि आप ये कर रहे हैं और ये सोच समझ के कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन 30% 40% साल का नहीं है जो ज्यादा लोग बताते हैं या समझाते हैं। आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करना है जो 12 से 15% है। अगर आप ये सोच समझ के निवेश करेंगे, इनर स्कोर कार्ड के हिसाब से निवेश करेंगे, सो आप अच्छा निवेश करेंगे। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका इन्वेस्टिंग लाइफ पीसफुल होगा, आप कम मिस्टेक्स करेंगे। और जैसा कि इस एजीएम में भी बफेट एंड मंगर ने कहा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल इन्वेस्टर, अच्छा निवेशक बनना है, तो आपको दूसरों से कम बेवकूफ बनना है। आप दूसरों से स्मार्ट बनने की कोशिश कर सकते हैं, बट आपको दूसरों से कम गलतियां करनी है, दूसरों से कम मिस्टेक्स करने हैं। इफ यू बी लेस डम्ब, एज चार्ली मंगर सेज, राइट, यू आर गोइंग टू डू वेल एज एन इन्वेस्टर ओवर अ लॉन्ग टर्म। ऑल राइट विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह हमसे बात करने के लिए। देखिए एक और बात है, जो भी वैल्यू इन्वेस्टिंग के उपासक हैं और फॉलोअर्स हैं, या आप बफेट और मंगर साहब के, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। वो सब कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं है, इनकी सीखें जीवन को कैसे जीना चाहिए उसके बारे में भी है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य एक खुश जिंदगी जीना है, राइट। खुशी के साथ ढेर सारे मंगर 100 साल के हैं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं एकदम। इनकी कहानी अपने आप में, इनके पार्टनर की कहानी अपने आप अभी तक इतना बढ़िया ब्रेन चल रहा है। तो ये एक बात है कि इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ टू लिव योर लाइफ, कैसे अपना जीवन जीना चाहिए। लिविंग एग्जाम्पल, दोनों लिविंग एग्जाम्पल। खूब मस्ती करते हैं अपने दोस्तों के साथ, और ये मेला होता है एकदम एजीएम। इसमें इन्वेस्टमेंट के मंत्र कम,
मजे की जिंदगी और नेटवर्किंग, मजे की लाइफ। मैं जानता हूँ कम से कम 1 दर्जन इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की, सुनील सिंघानिया थे वहाँ पे, धर्मेश मेहता थे, इतने सारे थे ऑलरेडी गए हुए थे। तो मार्केट में रहते रहते भी एक मजे की लाइफ, मजे की लाइफ जीना पसंद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अविनाश गोरखशकार को भी शामिल करते हैं अपनी बातचीत में। अविनाश, मैं वेट कर रहा था आपका आज एक्चुअली, क्योंकि हाँ कुछ भी आ गए, कुछ के पास भी जाते हैं और वकील साहब भी आ गए हैं, राइट, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन कुछ ये अपने अविनाश जी से मैं एक बात करना चाहूंगा। अविनाश, एचडीएफसी बैंक की तरह बात करना जरूरी है, क्योंकि मुझे कम से कम ढेरों लोगों ने ट्विटर पे अदरवाइज भी मैसेज करके बात पूछा कि एचडीएफसी बैंक जैसे क्वालिटी स्टॉक्स गिरे हैं ये एमएससीआई के फैक्टर एडजस्टमेंट की वजह से। जो टेक्निकल टर्म है, रिटेल इन्वेस्टर को उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये है कि क्वालिटी स्टॉक्स गिरे हैं, लेकिन ये पैसिव लोगों की सेलिंग है। इनफैक्ट हमारी खबरें तो ये भी बता रही हैं, हमने काफी सारे एक्टिव बड़े फंड मैनेजर्स से बात की है, बड़े पीएमएस जो 4000 से 10,000 करोड़ के पीएमएस वाले हैं। तो खबर ये आई और ये मालूम चला कि बहुत सारे बड़े एक्टिव फंड्स तो खरीदार थे और शायद होंगे भी इस बहाने, अगर ये दोनों चीजें निकल रही हैं। आपने इस मैटर को कैसे ऑब्जर्व किया, प्योरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, एफएनओ वाले ट्रेडर के लिए नहीं, एक बार के लिए, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक कब घूमेगा नीचे से कह नहीं सकते, बट क्या स्टैगर्ड करके फैला के अपनी बाइंग करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट देखिए, एचडीएफसी का जो फॉल था वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एमएससीआई का जो वेटेज है यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा, और यही कारण था कि इसमें एक सेलिंग आपको देखने को मिली। लेकिन आपने जैसे कहा कि देखिए, फंडामेंटल्स अभी भी बहुत स्ट्रांग है और मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि जुलाई अगस्त तक होपफुली कंसोलिडेटेड नंबर्स मार्केट के सामने आएंगे। मर्जर प्रोसेस तो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये कोई भी बैंक की बैलेंस शीट जब बड़ी होती है तब ग्रोथ के लिए काफ़ी एवेन्यूज मिलते हैं, और लगातार हमने देखा है कि 18-20% के सीएजीआर से एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट बढ़ा है। एसेट क्वालिटी भी बहुत ठीक ठाक है। तो बड़े बेस पे 18-20% का ग्रोथ दिखाना बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नोटवर्दी बात है। तो मुझे भी लग रहा है कि देखिए, नजरिया अगर 1.5-2 साल का है, मेरे ख्याल से मार्केट्स डेफिनेटली इस मर्जर को ऑलरेडी थम्स अप दे चुकी है। लेकिन जब नंबर्स और आंकड़े सामने आएंगे तभी अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिलेगी। मुझे लग रहा है कि जो होना था वो हो गया है। मुझे नहीं लग रहा है कि आज के सेशन में कोई बड़ी गिरावट एचडीएफसी ट्विंस में आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली वैल्यू बाइंग इस लेवल से हम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म। वैल्यू बाइंग आप देखते हैं इसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के नजरिए से। अब कुछ बोरा भी है हमारे साथ पैनल पर, उनसे भी समझते हैं कि वो आज क्या कर रहे हैं। कुछ अभी थोड़ी देर पहले जब हम एफएनओ के डेटा डिस्कस कर रहे थे, ऊपर की स्ट्राइक्स पे कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग हुई है, हालांकि नीचे पुट राइटिंग भी है। तो क्या एक रेंज बाउंड सेशन दिख सकता है आज? और साथ ही अपनी आज की रिकमेंडेशन भी क्विकली बता दें। जी हाँ प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सभी को, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, रेंज बाउंड हो सकता है, बट कहीं ना कहीं मेरा बायस यहाँ पे पॉजिटिव है। 18,200 के कॉल में हमने मैसिव राइटिंग देखी है, लेकिन साथ ही साथ अभी भी 18,200 का जो पुट है ये इन द मनी है, और इसमें हमने इतनी बड़ी अनवाइंडिंग नहीं देखी जितनी आनी चाहिए थी, गिवन दैट इट इज इन द मनी बाय मोर देन 100 पॉइंट्स। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बायस जो है आपका पॉजिटिव रहना चाहिए। 18,000 या उसके आसपास अगर आपको मिलता है तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल होगा। तो मैं 18,200 18,250 के जो लेवल्स हैं इनके लिए निफ्टी में बायर रहूंगा। 17,950 के करीब में स्टॉप लॉस लगा के ये पोजीशन लेना चाहूंगा। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, वेल लुक, वेरी ऑनेस्टली मैं यहाँ पे भी बाय करना चाहता हूँ। ओवरऑल सेटअप अच्छा ही है, बस यही कंसर्न है कि जो ये हम एचडीएफसी की सेलिंग देख रहे हैं क्या ये कंटिन्यू होती है या थम चुकी है। बस यही एक चीज है जिसकी वजह से मैं शुरुआती सत्र में इसमें होल्ड का कॉल दे रहा हूं। बट अगर मान लीजिए थोड़ी स्टेबिलिटी आती है तो आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। 42,000 सपोर्ट जोन, 43,300 ये जो है ये रेजिस्टेंस जोन है। एक टेक्निकली पॉइंट और बता दूं, मिड मार्च से जो अपवर्ड रैली शुरू हुई है इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ, निफ्टी ने अपने अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को अब भी प्रोटेक्ट किया है, जिसका सपोर्ट जोन 18,050 के करीब आ रहा है। बैंक निफ्टी ने इसको मैसिव तरीके से ब्रेक किया है। तो एक और कारण है जिसकी वजह से ओपनिंग में हम थोड़ा सा कॉशन रख सकते हैं, बट जैसा मैंने बताया थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए तो बाय करके चलें। जहां तक स्टॉक्स की बात है, 2 पिक्स हैं, दोनों ही बाय साइड पे, एक एफएनओ कॉल है, एक कैश स्टॉक है। पहला ब्रिटानिया, नंबर्स अच्छे आए हैं, स्टॉक अच्छा खासा चल भी रहा था, और फ्राइडे को भी हमने मार्केट के विपरीत इसमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से आप लेना चाहें 47.25 के टारगेट से बाय करें, 45.90 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज थर्मैक्स। अगेन हल्की सी मार्जिनल नेगेटिव क्लोजिंग थी, बट स्टॉक एक अप ट्रेंड में है,
तो ऐसे मार्केट में जहां आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले किसी स्टॉक में, एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल जाता है। थर्मैक्स 2390 के टारगेट से बाय करें, 2320 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सीजनैलिटी फैक्टर है, जिसके चलते लगातार स्पेस से जुड़ी कंपनियां हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर है, और साथ ही ऑफ कोर्स अच्छे नतीजों के दम पर तो स्टॉक में मूवमेंट है, लेकिन कुछ का मानना है कि इंडेक्सेस पर भी खरीदारी के नजरिए ही बनते हैं। बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी में भरोसा ज्यादा। आइए अब करते हैं रुख मुनाफे का फंडा का। आज मुनाफे का फंडा में HDFC सिक्योरिटीज के देवर्ष वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवर्ष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका इटनाव स्वदेश पर। आपकी मुनाफे का फंडा कॉल्स में सीमेंट सेक्टर आज फोकस में आपके, और सीमेंट सेक्टर की ही अगर बात करें तो सीमेंट अब एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड कैटेगरी बन चुका है, चाहे फिर बिग हैवीवेट प्लेयर्स हो या फिर मिड कैप सीमेंट, लेकिन आपके लिस्ट में तो बड़ी दिग्गज कंपनियां भी हैं। बताइए क्या है रैशनल इसके पीछे, कौन सी कंपनीज हैं और टाइम फ्रेम क्या होगा आपके हिसाब से? जी धन्यवाद। सीमेंट सेक्टर मुझे लगता है कि एक ड्यूल एडवांटेज से पास हो रहा है। डिमांड बेटर है और आगे जाके डिमांड में और अच्छी बढ़त होने की संभावना है FY24 में, और दूसरी तरफ उनकी जो कॉस्ट है वो सॉफ्टन होने की हमें आशा है। इससे पीछे हमें लगता है कि FY24 में इसमें मार्जिन में बहुत बड़ी बढ़त आएगी, और ये जो कंपनियां हैं उसका इनको जो फायदा हो रहा है कोल और पेटकोक की जो प्राइस गिरे हैं उसके कारण जो उनको आगे जाके कॉस्ट प्रेशर कम होंगे और जो मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा उसके कारण FY24 मुझे लगता है कि सीमेंट कंपनियों के लिए काफी अच्छा रहेगा। डिमांड की साइड हमें पता है कि गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है या तो ग्रामीण सड़क योजना है, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो सिटीज में और अर्बनाइजेशन का ट्रेंड है, हाउसिंग का जो ट्रेंड है, वो सब देख के मुझे लग रहा है कि सीमेंट की डिमांड ठीक ही रहनी चाहिए FY24 में। तो ये देखते हुए हमने सीमेंट सेक्टर पे बुलिश व्यू लिया है। जो अभी उनकी रियलाइजेशन है हमें लगता है कि 150 से 200 रुपए पर टन बढ़ सकती है। तो जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट है, दिग्गज कंपनी है, बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, उन्होंने ये क्वार्टर में जो रिजल्ट आया उसमें 14% का ग्रोथ दिखाया था, बहुत अच्छी हेल्दी डिमांड थी, और उनकी जो EBITDA मार्जिन थी वो थोड़ी इंप्रूव हुई थी, 1050 मेट्रिक टन रुपीस पर मेट्रिक टन हुई थी। तो मुझे लगता है वो आगे जाके 1300-1400 रुपए ये साल में भी हो सकती है, जो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाएगा। तो यहाँ पे अभी ये शेयर जो चल रहा है 7600 के आसपास चल रहा है। हमारा 8670 का एक टारगेट से हमने बाय रिपोर्ट इशू की हुई है। और छोटी कंपनी में तो बड़ी कंपनी में जैसे अल्ट्राटेक है, छोटी कंपनी में परसेंटेज रिटर्न ज्यादा मिलने की उम्मीद रहती है। यहाँ पे हमारा ओरिएंट सीमेंट पे बाय है, जहां पे हमारा 155 रुपए का टारगेट है। इन्होंने भी करीबन 20% का ग्रोथ दिखाया था, और उनका 10 MW का 10 मेगावाट का वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट चित्रपुर में अभी ऑपरेशनल होगा ये क्वार्टर में। तो उनके भी मार्जिन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मुझे एक्सपेक्टेड है FY24 में। तो इसके पीछे मेरा मुनाफे का फंडा नेक्स्ट 6 महीने के लिए अगर धीरे धीरे हम इन्वेस्ट करें, एक्यूमुलेट करें, तो सीमेंट कंपनियों में हमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। बिल्कुल, तो सीमेंट कंपनियों पर अच्छे मुनाफे की पूरे यहाँ पर आसार नजर आ रहे। देवर्ष, आपका शुक्रिया। अल्ट्राटेक सीमेंट एक सीमेंट मेजर, उसके साथ ही ओरिएंट सीमेंट पर खरीदारी की कॉल, 6 महीने का टाइम फ्रेम, और इनफैक्ट वॉल्यूम्स, रियलाइजेशंस और डिमांड के फ्रंट पर सीमेंट स्पेस जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव इस वक्त नजर आया। अंबुजा सीमेंट के नतीजे भी हमने देखे, उसके ठीक बाद हमने स्पेस में और ज़्यादा अप मूव्स देखे हैं। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और नतीजे जो कि ओवर द वीकेंड आते हुए दिखे। इस लिस्ट में एथर इंडस्ट्रीज एक और कंपनी, उससे जुड़े नंबर्स आए और नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे मार्जिन्स में लगातार एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। अजय, एथर इंडस्ट्रीज इनके क्रैम्स और कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ नजर आई। ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है एथर इंडस्ट्रीज। इसको कई लोग जो है एथर जो ईवी वाली कंपनी है उससे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि नाम दोनों के एथर है। लेकिन ये एथर इंडस्ट्री स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनी है। जरा 6 महीने का ग्राफ दिखाइए। अभी इसका IPO आया, और इसका IPO तब आया है जब बाकी सारे केमिकल कंपनीज जो हिस्टोरिकली लिस्टेड है सब 50-50% नीचे है। उसके बाद ये करेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें लिस्टिंग के बाद मैं जानता हूँ बहुत सारे फंड्स बायर रहे हैं, स्पेशलिटी केमिकल में अच्छा काम कर रहे हैं। कितनी सारी कंपनीज को एक्सक्लूसिवली सीएरएम जो रिसर्च एंड क्रैम्स कहते हैं, तो उसमें है। और इनफैक्ट इनके जो प्रमोटर्स हैं अनुपम रसायन में रहे हैं 20 साल।
देखिए, आप इसकी प्रमोटर की कहानी सुनेंगी ना, इन्होंने ना मैं स्टडी कर रही हूं, आप go and shoot with them. इन्होंने एथर ने अपना प्लांट वहां जाके बनाया जहां रोड भी नहीं थी। अच्छा, हाँ, फिर उन्होंने रोड बनाई वहां से, पूरा प्लांट से लेके हाईवे कनेक्टिंग। तो अपनी आपने स्टोरी है, बट पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ, ये आईपीओ के बाद करेक्ट नहीं हुआ। शॉर्ट पॉइंट ये है, क्योंकि आईपीओ के बाद इसमें फॉलो अप बाइंग आई है। और अभी एक साल और भी नहीं आईपीओ में क्या होता है कि अगर फॉलो अप रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो लोग डिसअपॉइंट होकर बेचते हैं, स्पेशली आईपीओ के इमीडिएट 2-3 बाद के क्वार्टर्स। तो ये बैक टू बैक डिलीवर कर रहे हैं, तो आई वोंट बी सरप्राइज कि इसमें फॉलो अप, देखिए ऑलरेडी 1000 के करीब पहुंच चुका है। अविनाश, आप देखते हैं एथर? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट अजय, इसमें नंबर्स तो बहुत ही स्ट्रांग आ गए, और आपने जैसे कहा कि ये स्पेशलिटी सेगमेंट में काम करते हैं, बहुत ही यूनिक बास्केट है, कस्टमर बेस भी काफ़ी बड़ा है, प्लस ऑनगोइंग एक्सपेंशन का भी इम्पैक्ट इनको FY 23-24 में आएगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, नतीजे तो बहुत अच्छे हैं, मार्केट को ज़रूर पसंद आए, और मुझे लग रहा है कि इवन आज एज ऑफ टुडे इसमें डेफिनेटली अच्छी खासी बाइंग आने की अपेक्षा रहेगी, क्योंकि ओवरऑल जो स्पेस है स्पेशलिटी केमिकल्स का, वो वापस थोड़ा सा एक पॉजिटिव टेलविंड दिखा रहा है, और मुझे लग रहा है कि होपफुली FY 24 शुड बी लॉट बेटर देन प्रीवियस ईयर। बिल्कुल। तो ये तो एथर पे बात हुई, और भी कुछ और स्टॉक्स हैं। कोल इंडिया के खराब नंबर्स आए, क्या स्टॉक पे प्रेशर पड़ सकता है? क्विकली एक चार्ट चेक लेते हैं। कुछ बताएं, कोल इंडिया पर क्या ट्रेड करेंगे आप आज? वेल देखिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें फ्राइडे को देखने मिला है। ओवरऑल सेटअप इसमें खराब नहीं है। अगर मान लीजिए रिजल्ट्स के प्रेशर से अगर ये स्टॉक हमें नीचे मिलता है करीब 230 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास, तो एक अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ पे अगर मैं फ्रेश एंट्री लूं तो मेरे लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा ये करीब 225 के आसपास बनेगा, और जो रिसेंट 240 के हाइज हैं यही मेरे लिए एज अ टारगेट एक्ट करेंगे। स्टॉक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्या इसमें कोई आज रीबाउंड ट्रेड प्ले करना चाहिए, या फिर अभी भी रिटेल इन्वेस्टर इसमें ट्रैप ना हो? वो है मन्नापुरम फाइनेंस, क्योंकि ओवर द वीकेंड आपको याद होगा पिछले हफ्ते इन पे 10% तक का इस पे डेंट था, और उसकी वजह था कि ईडी की रेड्स चल रही थी, प्रॉपर्टी अटैच हुई। लेकिन उसके बाद अजय, ओवर द वीकेंड जो मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री दी है, उन्होंने अपना एक कॉन्फिडेंस बाजार को देने की कोशिश जरूर किया। उन्होंने कहा कि हमारे लेंडर्स से लॉन्ग टर्म रिलेशन है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये एक मलेशियस कंप्लेंट पर, इंडिविजुअल की कंप्लेंट पर देखिए, ऐसा है कि ईडी का जो मामला है ये बहुत क्लियर बताना जरूरी है अपने व्यूअर्स को कि वो प्रमोटर के ऊपर है, करंट कंपनी से रिलेटेड नहीं है। बाजार को डर ये था क्योंकि ईडी का मामला प्रमोटर के ऊपर है, शायद कोई रेट्रोस्पेक्ट में पुराने कोई केस निकल आए जहां प्रमोटर ने कुछ गलत काम किया हो कंपनी का भी व्हीकल बना के। ये जो क्लैरिफिकेशन आया है, ये आया है कि कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, कंपनी में अभी तक कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ है, बट आप ये प्रमोटर रिलेटेड इशू है जो ऑलरेडी कोर्ट में है और इन पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि बाजार समझेगा क्या बाजार इस क्लैरिफिकेशन पे बाइंग शुरू कर देगा? क्या आपको करनी चाहिए? मेरे हिसाब से आपको थोड़ा रुकना चाहिए। अगर आप डेटा को देखें, अगर हम वो वैल्यूएशन या ग्राफिक दिखाएं, ये फॉल के बाद 100 रुपए पे, 105 रुपए पे मन्नापुरम बाकी एनबीएफसीज के वनस्पत किस लेवल पे आ गया है। अगर बाकी 2-4 टाइम प्राइस टू बुक पर ट्रेड हो रही है तो मन्नापुरम, डायरेक्टर साहब लेके आइए। ओके, ठीक है। फॉल के बाद मन्नापुरम काफी ज़्यादा सस्ता हो गया है, ये बात एकदम तय है। लेकिन क्या प्योरली वैल्यूएशन पे आपको कूदना चाहिए स्टॉक के अंदर अभी? आप बताइए अविनाश, ये वन टाइम फॉरवर्ड आ गया होगा मेरे हिसाब से, इफ नॉट लोअर, बट अभी हमारे पास डेटा नहीं है वो। आप बताइए क्या लेना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, या छोड़ दें, अवॉइड कर दें? जरूरी नहीं है कि हर गिरते हुए स्टॉक पे आप कूदें। नहीं, इनफैक्ट अजय देखिए, वैल्यूएशन तो बहुत अट्रैक्टिव हो चुकी है, लेकिन जिस प्रकार का ईडी ने यहाँ पे ऑपरेशंस किया, यहाँ पे मिस्टर नंद कुमार के भी कुछ पर्सनल एसेट्स अटैच हुए हैं, थोड़ा सा समय लगेगा स्टॉक को रिकवर करने के लिए। और मुझे लग रहा है कि देखिए, अभी ऐसे बाजार में जब नेगेटिव न्यूज़ है तभी थोड़ा सा स्टॉक को सेटल होना दीजिए, उसके बाद हो सकता है कि एक बार स्टॉक प्रॉपरली सेटल होता है तभी उसके बाद निवेश का मौका बन सकता है। मार्केट डेफिनेटली नहीं चाहेगा कि ऐसे इवेंट्स वापस आए, क्योंकि देखिए नॉर्मली जब भी कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू होता है तो मेरे ख्याल से मार्केट डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करती है। तो आई वुड सजेस्ट दैट इमीडिएटली इसमें कोई खरीदारी ना करे। मेरे ख्याल से मार्केट्स में और अच्छे अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे कॉन्ट्रा बाइंग के लिए भी थोड़ा सा समय लगेगा, तो आई थिंक इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच।
ठीक है, तो चलिए मणप्पुरम Cues फाइनेंस this पर week. इस वक्त ये राय आपको मिलती हुई और कुछ कंसर्न्स हैं जिसके चलते स्टॉक को सिर्फ वॉच लिस्ट में ही रखना चाहिए। लेकिन एक और स्टॉक है BML। आप पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर देखेंगे 15% इनफैक्ट ये स्टॉक जो है वो चल गया है। काफी सारे पॉजिटिव न्यूज फ्लोज भी, अब विनिवेश को लेकर एक्शन जो लगातार तेज होते हुए दिख रहे हैं। 26% हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार बोलियां जल्द मंगवाने वाली है। BML के स्टॉक प्राइस देखते हैं, हमारे साथ इनफैक्ट शिवांगी जुड़ गई है। शिवांगी से ही शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग शिवांगी। BML प्री ओपन में हम देख रहे हैं 1.5% तक की तेजी। इस स्टॉक पर अपनी राय और साथ ही आपके ट्रेडिंग आइडिया, स्टॉक्स कौन से आपके रेडार पर? जी बिल्कुल। इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो हमने वीकली एक ब्रेकआउट जरूर देखा है। आज इम्पोर्टेंट है कि अपने जो प्रीवियस डे के रेंज को होल्ड करे, तब यहाँ पे एक जो है मोमेंटम बना हुआ दिखते रहेगा। स्टॉक पिक्स की अगर बात करें तो आज मेरा पहला पसंदीदा काउंटर है सीमेंस। हमने देखा है कि ये पूरे स्पेस में ही काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। स्पेशली सीमेंस में हमने देखा है कि लास्ट 2 हफ्ते से काफी लॉन्ग साइड ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूसली स्टॉक हायर लोज भी बनाते जा रहा है। काफी अच्छा फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है हायर जोन्स पे। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे भी है और उम्मीद है कि और भी ज्यादा यहाँ पे तेजी बनते हुए दिखेगी, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 3780 तक के लक्ष्य जो है बनते हुए दिखेंगे 3560 के एक स्टॉप लॉस के साथ। मेरा दूसरा पिक रहेगा ऑटो स्पेस में से मारुति पे। यहाँ पे काफी एक शानदार रूप से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। वीकली फ्रेम में भी हमने देखा है कि स्टॉक ने काफी अच्छा सपोर्ट लेके सपोर्ट बेस्ड बाइंग जो है काफी अच्छी तरह से शॉर्ट कवरिंग मूव की तरह एक्ट आउट किया है। काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बंद हुआ था फ्राइडे के सेशन में भी, और अपना एक जो प्रीवियस हर्डल था करीबन 8850 का, वो स्टॉक ने सरपास करके अच्छी तरह से होल्ड किया है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 9300 तक के लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिखेंगे 8770 के स्टॉप लॉस के साथ। दोनों स्टॉक का आप सीमेंस आपने लिया और मारुति सुजुकी। पिछले हफ्ते इनफैक्ट आप देखें तो जितने भी स्टॉक्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिले उनमें से ऑटो पैक में मारुति दिखा, और ऑटो पैक के खैर दूसरे स्टॉक्स भी चल रहे थे। शुक्रवार को भी आप यही स्पेस देख रहे थे जो अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। अदरवाइज बैंक्स, फाइनेंशियल्स, वहाँ पर पिटाई हो रही थी, और ऑफकोर्स आईटी थोड़ा सा आईटी भी आपको स्ट्रेंथ के साथ दिख रहा था। लेकिन अब आज और एक बार क्विक रिकैप हम पूजा के साथ ले लेते हैं आज के बड़े एक्शन स्टॉक्स। कई सारे स्टॉक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वेरी क्विकली क्योंकि ट्रेडिंग के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। बताएं पूजा। एक्शन 5 स्टॉक्स में सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव की। यहाँ पर 270 रुपए प्रति शेयर पर 83 लाख शेयरों के आवंटन को मंजूरी मिल चुकी है QIP के जरिए, जिसमें कि निप्पॉन म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, टाटा AIG जैसे बड़े निवेशकों का नाम शामिल है। इसके अलावा कुछ रेजिग्नेशन भी हुए हैं बैंकों में। इंडसइंड बैंक की बात करें तो चीफ रिस्क ऑफिसर रामास्वामी मयप्पन का इस्तीफा हो चुका है। नए जो CRO हैं उनकी नियुक्ति की तैयारी में भी है बैंक। वहीं DCB बैंक में भी CFO के पद से इस्तीफा दे दिया है सतीश गुंडेवार ने, और नए CFO की नियुक्ति की प्रक्रिया भी कुछ हफ्तों में शुरू होगी। तो ये कुछ रेजिग्नेशन हुए हैं जिसके चलते आज इन बैंकों पर नजर रखिए। BML फोकस में रहेगा। 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए सरकार जल्द बोली मंगवाएगी, और पिछले महीने नॉन कोर बिजनेस की लिस्टिंग हुई थी सरकार की। कंपनी में 3083 करोड़ की 54% हिस्सेदारी है। कुछ नतीजों की बात करें तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के नतीजे काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। आय में करीब 38% की ग्रोथ और मुनाफे में 54% की ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर की है। और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ब्याज से आय में 28% की ग्रोथ, मुनाफा 60% बढ़ा है कंपनी का। और एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस NPA, नेट NPA दोनों में ही कमी देखने को मिली। शुक्रिया पूजा, ये सारे स्टॉक्स हाईलाइट करने के लिए। चलिए 2 स्टॉक जो हाईलाइट किए हैं पूजा ने, इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी तो हम ऑलमोस्ट डिस्कस करें हमने। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये वही कंपनी है, आई थिंक इनका रिलायंस के साथ टाई अप हुआ था पीछे हाइड्रोजन बसेस के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तब ये अच्छे खासे न्यूज़ में आई थी और अब नंबर्स अच्छे आए। और दूसरा स्टॉक जो आपने बताया वो है एस्ट्रा माइक्रोटेक का QIP के चलते, और ये स्टॉक भी चल रहा था पिछले हफ्ते। दोनों स्टॉक्स पे शिवांगी आप बताएं, एस्ट्रा माइक्रो और साथ ही इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, क्या फॉलो अप बाइंग पॉसिबल है आज? जी बिल्कुल। इलेक्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि स्टॉक जो है काफी जो मोमेंटम में भी रहा है, और दूसरी ओर अगर हम दूसरे स्टॉक की भी बात करें तो ये दोनों मैं कम ट्रैक करती हूँ, इसलिए मैं इस पे एक विशेष टिप्पणी नहीं दे पाऊंगी।
स्टॉक्स पर न्यूज़ फ्लो है, एक इम्पैक्ट जहां पर नजर आता है, नहीं इस पर नजर रहेगी, लेकिन बिग बोल्ड ब्रोकरेज का रुख करते हैं एक ऐसा ब्रोकरेज रिपोर्ट जो कि आज के लिए काफी दमदार साबित हो सकता है। वामाक्षी हमारे साथ बिग बोल्ड ब्रोकरेज लेकर। वामाक्षी आप बताइए। बताइए वामाक्षी, कौन सा शेयर है आज और कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है? जी बिल्कुल, आज की बिग बोल्ड ब्रोकरेज है फेडरल बैंक के ऊपर। कंपनी के नतीजों के बाद मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि चौथे तिमाही में वीकर देन एक्सपेक्टेड मार्जिन्स एक की नेगेटिव रहे हैं कंपनी के लिए। ओवरऑल लोअर मार्जिन्स के चलते उन्होंने अपनी ईपीएस अनुमान को 5% से घटाया है FY24 के लिए और 10% से घटाया है FY25 के लिए। उनका मानना है कि स्टॉक चीप अपीयर कर रहा है वैल्यूएशन वाइज, मगर डाउनग्रेड किया है उन्होंने क्योंकि री रेटिंग साइकिल में डिले आ सकता है। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है, ओवरवेट की राय से इक्वल वेट की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस भी घटाया है 175 से 145 प्रति शेयर का कर दिया है। कमजोर नतीजे और बड़ी डाउनग्रेड, ये स्टॉक डाउनसाइड पे जरूर देखिएगा। फेडरल बैंक के चार्ट पे लेके आए डाक्टर साहब, एक महीने का या एक हफ्ते 10 दिन का देखें किस तरह ट्रेंडिंग हो रहा है। ये फ्राइडे को 1% ऊपर बंद हुआ था, लेकिन चार्ट बताएगा आपको डाक्टर साहब। फेडरल बैंक का चार्ट ये देखिए, करीब 4.5-5% घटा है रिजल्ट के जाते हुए। तो कहीं ना कहीं बाजार कमजोर नतीजे ही उम्मीद कर रहा था। शिवांगी, फेडरल बैंक ये तो एफएनओ स्टॉक है, डाउनसाइड में कहां तक लगता है आपको? जी बिल्कुल, फेडरल बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि स्टॉक जो है पिछले 2 हफ्तों के गेन्स जो है वो पूरे वॉश आउट कर लिया है। काफी एक स्टीप फॉल हमने देखा था काउंटर में और पूरे अगर हम बैंकिंग स्पेस को देखें तो अंडर परफॉर्म होते हुए दिखा था फ्राइडे के सेशन में। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें यहाँ पे लेवल्स की, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है डाउन साइड में जो है 100 करीबन 124 तक के लेवल जो है वो बनते हुए दिख जाएंगे। रेजिस्टेंस के तौर पे 132 एक लेवल जो है वो एक्ट करेगा। ओके, कुछ और स्टॉक जहां ब्रेकआउट पैटर्न आपको दिखे उन पर भी बात कर रहे थे। टाइटन जैसे स्टॉक निफ्टी गेनर्स थे, यहाँ पर भी एक अच्छे ब्रेकआउट पैटर्न बना हुआ है। क्या आप बताएं मितेश, टाइटन में क्या करेंगे आज? क्या फॉलो बाइंग होगी? इसमें भी अच्छा चला है फ्राइडे को भी। मितेश, can you repeat the stock? Titan. Can you repeat the stock? Titan. Okay. See, if you look at the chart pattern of Titan, अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट स्टॉक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई 2791 के आसपास ही और बहुत ही जल्दी ये स्टॉक की क्रॉस करेगा। और वीकली चार्ट के ऊपर देखिए आप तो हार्ट ऑफ हार बॉटम फॉर्मेशन है। 279091 वो थोड़ा एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। मेरे हिसाब से बहुत ही जल्द ये स्टॉक ये रेजिस्टेंस को पार कर लेना चाहिए और नई टेरिटरी में एंटर होगा। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ ये स्टॉक इवन करंट लेवल के ऊपर भी बाय किया जा सकता है। ओके, तो चलिए टाइटन पर ये रहा इस वक्त। पिछले एक हफ्ते में मजबूती स्टॉक में नजर आई है न्यूज़ फ्लोज के चलते, लेकिन मेटल पैक अगर देखेंगे अच्छी खासी तेजी के बीच मेटल स्टॉक्स में लगातार हम हर सेशन में एक्शन भी देख रहे हैं। कुछ का एक्शन डेवलप हो रहा है और ज़्यादा JSW स्टील, टाटा स्टील, इन तमाम स्पेसेस को, इन तमाम स्टॉक्स को देखें। प्री ओपन में भी हरे निशान के साथ इस वक्त ट्रेड्स खुलते हुए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सम ऑफ दी पॉकेट्स जहाँ पे अच्छा खासा एक लॉन्ग एक्शन में बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। आईटी विल प्रोबब्ली बी वन ऑफ दो सेक्टर्स, बट मेटल्स में डेफिनेटली ट्रैक्शन है। जहाँ तक JSW स्टील की बात है, थोड़ा सा हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं पिछले 3 से 4 सेशन से विद पॉजिटिव बायस, बट ओवरऑल सेटअप अगर मैं देखूं तो काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से अगर लेना चाहें तो इट विल नॉट बी अ बैड आइडिया टू इनिशिएट अ लॉन्ग पोजिशन। थोड़ा पोजिशनल अगर रखें ट्रेड तो बेहतर रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। 725 के लेवल्स को आप स्टॉप लॉस बनाएं। जो आपके लिए पहला टारगेट है ये 750 का बन के आ रहा है, जो दूसरा टारगेट है ये 763 का बन के आ रहा है। सो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, ट्रैक्शन अच्छा है और गिरे हुए मार्केट में भी जहां पे स्टॉक ने होल्ड किए थी अपने गेन्स को, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ही क्लियरली विजिबल है। शिवांगी, क्विकली, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और DCB बैंक अच्छे नतीजों के दम पर एक्शन आज नजर आ सकता है। तीनों में से कौन सा पसंद आ रहा है? शिवांगी, ये सवाल आपके लिए। DCB बैंक प्री ओपन में 5% की तेजी, अच्छे मजबूत नंबर्स देखने को मिले हैं।
जी बिल्कुल, डीसीबी बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी तरह से वीकली इसने एक सपोर्ट फॉर्म किया है करीबन 100 के आसपास, तो काफ़ी अच्छे रूप से यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है डेली फ्रेम में। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल काफ़ी बैठ रहा है और यहाँ पे बिल्कुल हम ऊपर के लेवल्स 115 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 109 के एक क्रूशियल सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। अब बैंकिंग की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो आई वुड जस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेंशन आईसीआईसीआई बैंक, ये भी काफी एक स्ट्रॉन्ग काउंटर लग रहा है और जिस तरह से यहाँ पे एक लॉन्ग्स ऐड हुए हैं डिस्पाइट ऑल द वोलेटिलिटी, ये काफी स्ट्रांगली खड़ा है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी एक अच्छी तेजी बनते हुए दिख सकती है। 965 के एक लेवल्स को ध्यान रखें 909 के एक स्टॉप लॉस के साथ। अब सौमित हमारे लिए एक खास खबर लेकर आए हैं। सौमित के पास क्विकली चलते हैं, इस खबर को समझते हैं। सौमित बताएं। स्टॉक फोकस में रहेंगे क्योंकि HFC 125 जो कि एक फायर सप्रेसेंट एजेंट है, इसके जो इंपोर्ट्स है चाइना से यूएस में जाने वाले, ये बढ़ चुके हैं हाल ही में। अब चाइनीज़ एक्सपोर्टर भले ही 277% का डंपिंग ड्यूटी पर भर रहे हैं, बट इसके बावजूद वो पैसे कमा रहे हैं ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करके यूएसए में। अब ये प्रोडक्ट जो है HFC 125, इसके जो एक्सपोर्ट्स हो रहे थे यूएसए में, ये की मनी स्पिनर था गुजरात फ्लोरोकेमिकल और SRF के लिए पिछले कुछ क्वार्टर में, और आगे चल के और एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं इस प्रोडक्ट के, ऐसे एक्सपेक्टेशंस है एनालिस्ट को। अब डिमांड की अगर हम बात करें तो यूएसए में इस प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो रही है क्योंकि HFC 125 का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 6 टाइम्स ज़्यादा है HFC 32 के सामने, और इसलिए क्लाइंट्स जो है वो HFC 32 को अब ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं HFC 125 के सामने। और अगर आप देखेंगे 2023 में भी अगर आप देखेंगे यूएसए गवर्नमेंट ने जो अपना HFC कार्बन कोटा है उसको रिड्यूस किया है 33% से, तो इन फैक्टर्स को मद्दे रखते हुए अगर आप देखेंगे तो डिमांड जो है HFC 125 का वो कम होने वाला है और चाइनीज़ इंपोर्ट्स और बढ़ने के कारण प्राइसेस पे इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसलिए एनालिस्ट बिलीव कर रहे हैं कि जो फोर्थ क्वार्टर FY23 का जो प्रॉफिटेबिलिटी था वो पीक प्रॉफिटेबिलिटी था और आगे चल के ऐसे प्रॉफिट्स कंपनी नहीं रिकॉर्ड कर पाएगा, स्पेशली अगर हम देखें तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल के स्पेस में। गुजरात फ्लोरो और SRF की अगर आप कंपेयर करें, गुजरात फ्लोरो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बाइंग देखी गई है, लेकिन SRF बड़ा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। 2100-2200 के आसपास बॉटम बना के धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। इसके 6 महीने का चार्ट देखिए तो आप देखेंगे कि 21-2200 का लो बनाया, पैनिक लो था, ऊपर 4,500 का भाव हुआ करता था एक टाइम पे, वहां से घट के ये रिकवर हुआ है। SRF के बारे में बात करते हैं, इस भाव से लेना चाहिए क्या मितेश? ओके, मितेश है नहीं, शिवांगी है। शिवांगी, SRF देखा है आपने? जी बिल्कुल, SRF की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि एक अच्छे रैली के बाद थोड़ा बहुत प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ये स्टॉक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस रेंज पे थोड़े बहुत कामकाज करे और यहाँ पे इस प्राइस रेंज में ही टिका हुआ रहे, फिर उसके बाद हमें एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा। पर फिलहाल रेंज जो ध्यान रखने लायक है वो करीबन रहेगा 2490 के आसपास नीचे सपोर्ट के तौर पे और 2600 ऊपर के लेवल्स। इस रेंज पे रहने के बाद हम देखेंगे कि इसके बाद एक अच्छा प्राइस कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश लेग ऑफ रैली शुरू हुए। 14 हो गया यार। HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक को लेके आइए, प्री मार्केट में कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं ये देखिए। ऑलरेडी 10 रुपए ऊपर HDFC बैंक आपको मिल रहा है फ्राइडे से, और HDFC लिमिटेड आपको 10 रुपए ऊपर मिल रहा है। बैंक निफ्टी भी लेके आइए, देखें कहाँ सेटल हो रहा है। 20 पॉइंट ऊपर दिखा रहा था, लेकिन लग रहा है कि ऊपर अच्छा खासा ऊपर 50 पॉइंट ऊपर 18,120 पे निफ्टी, और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 135 पॉइंट ऊपर। यूनियन बैंक भी लेके आइएगा, नंबर बहुत अच्छे आए हैं। PSU बैंक्स करेक्ट होके बैठे हुए हैं और यूनियन बैंक आपके स्क्रीन पे आता हुआ हरे निशान के साथ ट्रेड करना चाहिए जिस हिसाब से नंबर्स आए। बिल्कुल, तो चलिए बाजार खुलते हुए और इस वक्त अगर आप देखेंगे कंजम्पशन स्पेस पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए आपको, क्योंकि ब्रिटानिया और मैरिको के अच्छे नंबर्स के बाद उम्मीद यही है कि अच्छी मजबूती के बीच कामकाज आज खुलता हुआ दिखेगा। और साथ ही अगर आप इस वक्त इंडेक्सेस की तस्वीर देखेंगे अरे निशान के साथ 18,114 के लेवल्स पर जो फ्राइडे के कह सकते डिक्लाइंस थे वो वॉश आउट होते हुए बाजार वापस संभलते हुए 61,200 के लेवल्स के पार 150 अंकों की मजबूती पर सेंसेक्स में इस वक्त कामकाज, और 42,800 के लेवल्स पर यहाँ बैंक निफ्टी में भी मजबूती। ये मजबूती सबसे ज्यादा कहां से आ रही है? मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स तो क्लियरली ऑटो पैक है, टाटा स्टील, हिंडाल्को तो क्लियरली स्टील मेटल पैक है, और साथ ही आप देखेंगे इंडसइंड बैंक। हमें थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट के इस्तीफे की खबर आई है वो फैक्टर इन हो चुकी है और इसका एक असर है जो कि देखने को मिलेगा स्टॉक में रिएक्शन
नेगेटिव साइड नहीं दिखेगा। 3% की तेजी कंजम्पशन थीम में मैरिको के स्टॉक को लेकर आए, नेस्ले को लेकर आए, ब्रिटानिया को देखें 1.5% की तेजी। डीसीबी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, ये सारे स्टॉक्स बैंक्स फाइनेंशियल्स को काफी हद तक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में क्लियरली एडवांसेस का पलड़ा भारी, 1299 एडवांसेस के सामने महज 350 डिक्लाइंस, जो कि सीधे तौर पर ये दर्शा रहे हैं कि बाजार का अंडरटोन जो है बुलिश है। हमारे एक्सपर्ट्स ने लगातार आपको बताया कि अंडरटोन बुलिश है, गिरावट में खरीदारी के मौके बनेंगे। एचडीएफसी ट्विंस पर खास नजर, एचडीएफसी बैंक में हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती। रिलायंस के स्टॉक प्राइस में जेफरीज की रिपोर्ट आई थी, रिलायंस का स्टॉक इस वक्त रिएक्ट करता हुआ पॉजिटिवली 2456 के लेवल्स पर। वहीं इंडसइंड बैंक और आईटीसी भी इसी कड़ी में मजबूती दिखाते हुए। कोल इंडिया, यहाँ पर हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव, डिफेंसिव अर्ज प्ले आउट नहीं कर रहे हैं। सन फार्मा, इन्फोसिस, कोटक बैंक और एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स। मार्केट के हीट मैप को देखेंगे तो क्लियरली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल पैक, मेटल पैक और साथ ही कंजम्पशन थीम है जो कि बाजार में प्ले आउट करिए। तो ज्यादातर पॉकेट, ज्यादातर सेक्टर्स में इस वक्त मजबूती है। मिड कैप प्लेयर्स पर एक बार नजर डालते हैं प्रियंका। बिल्कुल, एक्चुअली आज बैंक्स पे ट्रेड होना चाहिए। 1000 पॉइंट निफ्टी, बैंक निफ्टी के इरोड होने के बाद क्या यार रिकवरी प्ले होना चाहिए, क्योंकि आप यूएस मार्केट्स में देखें तो वहाँ जो एक कंटेजन रिस्क बात, रीजनल बैंक्स की बात की जा रही थी, वहाँ से बाउंस बैक आया। नैस्डैक, एप्पल के नंबर्स के बाद अच्छा लगा। तो क्या बैंक्स, आईटी, ये आज एक रिकवरी प्लेस हो सकते हैं, यहाँ पर अच्छी मूव आएगी? और स्टॉक स्पेसिफिक मूव तो आपको दिख रही है इंडसइंड जैसे स्टॉक्स में। अब मिड कैप के कुछ नेम्स लेते हैं। भारत फोर्ज, यहाँ पर क्लास 8 ट्रक्स की बात की सेल्स फिगर गिरी थी लास्ट वीक, दबाव बना था, लेकिन भारत फोर्ज में अब रिकवरी प्ले दिख रहा है आपको। इंडियन होटल्स लगातार चल रहा है, वहां पर मूव दिख रही है। कुछ दूसरे गेनर्स में आपके मैक्स फाइनेंशियल, वर्लपूल जैसे स्टॉक्स, डिलीवरी जैसे स्टॉक्स और कुछ पीएसयू बैंक्स में यूनियन बैंक जैसे नेम है जहां पर मूव है। जुबिलेंट फूड में मूव है। गिरने वाले स्टॉक्स में बैंक ऑफ इंडिया 6.5% की गिरावट यहाँ है। आदित्य बिरला की जो जिस लेवल पे खुला था वहां से रिकवर हो रहा है, लगभग 2-2.5% की गिरावट पहले थी, अभी फिलहाल 1.5% की गिरावट। तो इस डील के बाद भी ABFRL यहाँ पर आपको 2% की गिरावट दिख रही है। दूसरे जो बैंक्स वीक हैं उसमें कैनरा बैंक, इसके नंबर्स हैं आज। PNB ये आपको वीक दिखाई दे रहा है, और कुछ और दूसरे जो काउंटर्स, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स पे भी दबाव है, क्रूड थोड़ा ऊपर आया है। देखिए, बाजार में जिसने ये बात समझ ली थी कि एक CRO छोड़ के नहीं जा रहे, CRO स्विच हो रहा है, तो वहां पे इंडसइंड बैंक में BTST बन गया। आपको 5% नीचे मिला और आज 4% ऊपर। शिवांगी, इंडसइंड बैंक इस भाव पे भी अगर लिया है 1100 के आसपास, तो क्या किस लेवल तक के लिए होल्ड करना चाहिए? जी बिल्कुल, इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जरूर रिकवरी देखने को मिली है, पर मेरा यहाँ मानना है कि जब तक जो है 1120 ये स्टॉक नहीं निकाले, उसमें मोमेंटम होल्ड नहीं हो पाएगा, तो वो लेवल्स के लिए वॉच आउट करे, फिर फ्रेश बाइंग का जो है स्टांस ले। कुछ मैरिको की कमेंट्री ने तो 8% का धमाकेदार मूव दे दिया। कह रहे हैं कि मैनेजमेंट कह रहे हैं कि मार्जिन इंप्रूव होने के आसार हैं क्योंकि रॉ मटेरियल घट रहा है। ये देखिए 8% मैरिको, इसका जरा 6 महीने ग्राफ दिखाइए। इनफैक्ट सारे कंज्यूमर स्टॉक ऊपर से नीचे आए थे। ये एंट्री अगर आज सुबह प्री मार्केट में मिल गई है तो किस लेवल तक के लिए रुकना चाहिए? कुछ जी हाँ, देखिए अगर आज सुबह आपको एंट्री मिली है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप 540 से लेके 550 के जो जोन्स हैं इनके लिए प्ले कर सकते हैं। माइनर रेजिस्टेंसेस हैं, 550 परहैप्स हर्डल है, लेकिन 540 के आसपास एक माइनर रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि मोमेंटम में उसे टेक आउट कर जाए, तो उन लेवल्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है आपका ये 525 के करीब रहेगा। क्लियरली नतीजों का असर है जो कि इस वक्त बाजार पर प्ले आउट कर रहा है। कोल इंडिया, पिरामल एंटरप्राइजेस कमजोर नतीजे थे, तो वो स्टॉक्स में रिएक्शन नेगेटिव साइड नजर आ रहा है। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक में तेज, आई थिंक रियल एस्टेट सेक्टर की आप बात कर भी रहे थे, और निफ्टी रियलिटी इंडेक्स देखें यहाँ पर आउट परफॉर्म करता हुआ। नोडा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट, शोभा, कहीं कोई ट्रेड बनता है आपके हिसाब से? देखिए, हमारा जो रुझान है सिस्टम और मेथड के हिसाब से वो थोड़ी लंबी अवधि के लिए है। तो ये सेक्टर में बहुत देरी के बाद 2 या 3 साल के बाद एक इतना बड़ा ब्रेकआउट आया है, और इसमें अगर आप पिक एंड चूज करना चाहते हो तो आई थिंक DLF जो स्टॉक है उसमें एक बहुत ही बड़ी रैली हमको गोइंग फॉरवर्ड देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जिस हिसाब से DLF का स्ट्रक्चर है वो हमें यही लग रहा है कि DLF यहाँ से एक लंबी अवधि के लिए रेडी हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो इसका इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस था साइकोलॉजिकल 405 रुपये का, वो उसने क्रॉस कर लिया है। हमारे हिसाब से अभी
जो ये स्टॉक है वो 450 के लिए रेडी हो रहा है फॉर एन इमीडिएट टारगेट। वो दिसंबर 2021 का जो हाई था 449.70 उसको टेस्ट करेगा, और जैसे ही 450 का लेवल क्रॉस करेगा उसके बाद उसका सीधा टारगेट बैठ रहा है 739 जो 2008 का लेवल था। तो बहुत ही कम स्टॉक है मानसी जी ये लेवल के ऊपर जो अपने 2008 के लेवल को छूने की या वहां पे बढ़ने के बाद वो टेस्ट करने के लिए एक रेडी है। और इसमें से विद इन द एंटायर रियलिटी पैक हमको लग रहा है DLF इज परफेक्टली पॉइज्ड फॉर अ वेरी बिग अपसाइड इन द नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है, ऑल राइट। रियल एस्टेट पे आप बुलिश हैं, कुछ स्टॉक्स बता रहे हैं, लेकिन प्राइस गेनिंग के हिसाब से आप एफएनओ में भी देखें तो मैरिको इस वक्त टॉप गेनर, लगभग 8-8.5% की मूव। इंडसइंड बैंक को बहुत ही अच्छा कैच किया आपने अजय अहमद से। मन्नापुरम भी देखें ना, वो भी 3% तेज है इस वक्त। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, एक वन टाइम के नीचे मिल गया था। हाँ। और जब मैनेजमेंट आगे कह रही है कि कोई उनका लेना देना नहीं है हमारे केस से, तो भाव जो है ना वो सब कुछ होता है, वैल्यूएशन। हाँ। कुछ लोगों को लगता है सिर्फ टिक साइज भाव होता है, बट वो एक भाव ए होता है, बट डीपर भाव होता है वैल्यूएशन। इतना चीप हो गया था यहाँ से खोने के लिए। तो एक बार देख लेते हैं शिवांगी, आप मन्नापुरम फाइनेंस को लेंगे आप यहाँ से लेवल पर? जी बिल्कुल। मन्नापुरम की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि यहाँ पे जो गोल्ड प्राइसेस के जो इम्पैक्ट रहे हैं स्टॉक पे, और काफी एक बीटन डाउन भी हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा यह मानना है कि ऑल्दो एक अपने सपोर्ट जोन्स पे जरूर आया है ये स्टॉक, पर फिर भी यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि वेट एंड वॉच करें, क्योंकि मोमेंटम जो है वो शायद फिजल आउट होते हुए दिख रहा है। तो वेट एंड वॉच करें इन लेवल्स के लिए। थोड़ा सा रुकना है। वो कॉशियस अप्रोच मन्नापुरम फाइनेंस। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, कुछ नंबर्स तो काफ़ी पॉजिटिव, इनफैक्ट हाईएस्ट एवर मुनाफे का आंकड़ा कंपनी ने चौथी तिमाही में पोस्ट किया है। क्वार्टरली डिसबर्समेंट्स में भी मजबूती है, और स्टॉक प्राइस देखिए 6.25% तक की तेजी। यहाँ पर क्या कोई ट्रेड या एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए, कोई राय? मानसी, यहाँ पे मैं कहूँगा एग्जिस्टिंग पोजीशन हो उन्हीं के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बनना सही रहेगा। नई पोजीशंस में थोड़ा सा होल्ड करूंगा। इसके देखिए दो कारण हैं। पहला कि 77 80 78 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है जिसको ये क्रॉस नहीं कर पाया है पिछले 3 से 4 महीने में हम देखें तो। और दूसरा, अब इस पे हमें RSI पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। आज भी स्टॉक ओपन हुआ और हमें तुरंत थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से फ्रेश पोजीशंस में कहूंगा 78 को क्रॉस करे, सस्टेन करे, तब लीजिए। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन जो है इनको बिल्कुल राइड करें। स्टॉक में रिसेंटली 4 से 5 सेशन पहले मोमेंटम बिल्ड हुआ है, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन राइड करें। जो यहाँ पे स्टॉप लॉस है आपके लिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो 76.50 का रहेगा। न्यू पोजीशंस होल्ड अप टिल द स्टॉक क्रॉसेस 78 रुपीज। मितेश, कैथोलिक सीरियन बैंक देखा है आपने? हाल ही में इसके रिजल्ट्स आए थे, काफी अच्छी कमेंट्री आई, लेकिन उसके बाद से थोड़ा चलना शुरू हो गया है। आज 5% डेज हाई। रेड्डी साहब, 1 महीने का ग्राफ देखिए, ये इसके चार्ट्स आपको देख सकते, बता सकते हैं कि ये एक्चुअली बहुत समय तक चला नहीं है, उसके बाद मूवमेंट शुरू हुआ। ये देखिए 15% 1 महीने में, तो मोमेंटम बन रहा है यहाँ पे, ऐसा लगता है कोई अच्छे हाथ आ रहे हैं इसमें। एग्जैक्टली आपने बहुत सही बैंक पकड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो कंसर्न अजय जी है वो यही है कि वॉल्यूम में जो सपोर्ट दिख रहा है वो एक्चुअली प्राइस को एग्जैक्टली एडवोकेट नहीं कर रहा है। तो वी हैव अ कंसर्न ओवर द वॉल्यूम। और जनरली ऐसे बैंकों में होता क्या है कि इट्स अ 1 डे और 1 मंथ ऑफ अ मूव, उसके बाद एक थोड़ी लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक है जो बैंक, वो एक कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है। तो कंपेयर टू दैट अगर PSU बैंक देखें आप, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्पेशली कैनरा बैंक, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव में है। तो स्पेशली अगर मुझे बाइंग का कॉल लेना है तो मैं प्रिफर करूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। और ये ऐसी बैंकों में जहां पे वॉल्यूम कम है और ऐसे इमीडिएट स्पाइक आते हैं, वहां पे अगर आप मुनाफे में हो तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप प्रॉफिट बुक कर लें। ज्यादातर ऐसे अपमूव के बाद जनरली बहुत लंबे समय के लिए स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में जाता है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग स्टॉक नहीं है, ये ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक नहीं है। तो एडवाइजेबल है कि प्रॉफिट बुक करंट लेवल के ऊपर किया जाए। आपका फेवरेट MRF भी आ गया फाइनली 6 डिजिट में। हालांकि ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं HNI ट्रेड तो करता है क्योंकि ये फिनो स्टॉक है। मितेश, एग्जैक्टली। और अजय जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमेंटिंग दिस। और सबसे बड़ी आज ये खुशी है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो 6 डिजिट में एंटर होते हैं। जनरली बहुत कम स्टॉक है इंडियन स्टॉक मार्केट में जो 6 डिजिट में एंटर होने के लिए कैपेबल है। MRF स्टैंड आउट फॉर दैट।
लगभग इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी हमने ये 1 लाख का पहला टारगेट, 1,25,000 का दूसरा टारगेट दिया था। तो हमारे हिसाब से यस, विद इन द टार स्टॉक्स ऑल्सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अपसाइड, और ये डेफिनेटली हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का मौका है कि हम हमारे स्क्रीन के ऊपर पहली बार इंडिया में एक 6 डिजिट का स्टॉक भी देख रहे हैं। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स मिड कैप में भी देखें। भारत फोर्ज में भी 2% की मूव है, क्या ये मूव? प्रियंका पूछ रही थी ना कि ये क्लास 8 के ट्रस्ट खराब, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट ने गाइडेंस जो है ना आगे आने वाले साल की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी है। और ये स्टॉक 800 रुपये क्रॉस नहीं कर पाता, नीचे 750, 740, 60, लेकिन जब से गाइडेंस तेजी की दी है मैनेजमेंट ने, वहां से घूमना शुरू हुआ है। तो घूमना शुरू हो गया और अब 2.5% की मूव है, तो क्या और फर्दर ट्रेडिंग गेन्स के लिए इन लेवल्स पर एंट्री पॉइंट शिवांगी देखेंगे आप? जी बिल्कुल, किस स्टॉक की बात कर रहे हैं हम? भारत फोर्ज की बात कर रहे हैं। 2.5% तेज है आज, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी है। जी बिल्कुल, शॉर्ट कवरिंग मूव इधर देखने को मिल रहा है, नेगेशन भी हुआ है लोअर हाईज लोअर लोज का। तो यहाँ पे बिल्कुल जो है अच्छी मोमेंटम बनते हुए दिख रही है, तेजी भी है। पिछले सेशन में काफी एक अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले थे और सपोर्ट पे जो है बाइंग देखने को मिली थी, तो वो एक अच्छा साइन है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वीकली फ्रेम में भी अच्छा सपोर्ट लेते हुए स्टॉक अब मूव कर रहा है। एक अच्छा डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है आरएसआई में, तो यहाँ पे तेजी बिल्कुल बनी रहेगी। 810 तक के लक्ष्य जो है इमीडिएट जोन्स पे बनते हुए दिखेंगे। 765 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। ओके, एस्ट्रल पॉलीकैप दोनों में आपको अच्छी लॉन्ग बिल्टअप दिख रहे हैं, क्या कोई ट्रेडिंग गेन्स के लिए कुछ आप एस्ट्रल पॉलीकैप आज इसे बाय करेंगे? एंट्री पॉइंट्स आज के लिए ढूंढेंगे? जी हाँ, एस्ट्रल देखिए हमारे रेडार पे बिल्कुल था। द स्टॉक हैज गेन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। पिछले अगर मैं 6 से 7 सेशन देखूं तो लगातार पॉजिटिव और हायर क्लोजिंग्स ही दे रहा है। वॉल्यूम एक्शन भी डिसेंटली पिकअप हुआ है, और एफएनओ डेटा देखे तो यहाँ भी हमें एक लॉन्ग बिल्डअप देखने मिला है। सो ऑल इन ऑल सेटअप पॉजिटिव है। अच्छी बात ये भी है कि 1500 के आसपास इसमें अच्छे खासे कॉल राइटर्स थे, अच्छा कॉल बेस था, उसके ऊपर क्लोज करके सस्टेन कर रहा है, तो आप वहां से भी थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आते हुए देख सकते हैं। तो फ्रेश पोजीशन यहाँ बिल्कुल ली जा सकती है। मेरे लिए जो फ्रेश टारगेट्स हैं इसके ऊपर वो 1580 के जो जोन्स हैं यहाँ के लिए रहेंगे। अब 1500 का जो रेजिस्टेंस जोन था वो मेरे लिए एज सपोर्ट एक्ट करेगा। ओके, तो चलिए ये राय आपको एस्ट्रल पर मिलती हुई, लेकिन हमारा राजा बैटरीज के चार्ट्स को भी देखना चाहिए। लगातार हम देख रहे हैं इसमें भी पॉजिटिव अप मूव्स डेवलप होते हुए, और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो 4% की तेजी हमारा राजा बैटरीज के चार्ट्स आए। इनफैक्ट दिन के उच्चतम स्तर पर 633 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने के लिए मिला है, और बहुत ही अच्छा स्टॉक भी आपने आइडेंटिफाई किया है। बहुत ही लंबी अवधि के लिए दोनों ये जो सेक्टर के दोनों प्रमुख स्टॉक है, हमारा राजा बैटरी और एक्साइड, वो दोनों बहुत ही लंबी अवधि के लिए साइडवेज रहे हैं, और कंसेक्यूटिवली दोनों ही चार्ट पैटर्न सिमिलरली आगे बढ़ रही है। तो हमारा रुझान पॉजिटिव है ये दोनों स्टॉक के लिए। बात करें हमारा राजा बैटरी के स्पेशली, तो हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग एक नई तेजी में एंटर हो चुका है। करंट लेवल के ऊपर डेफिनेटली खरीदारी की जा सकती है। पहला टारगेट रहेगा 670 रुपए का, 670 तक के टारगेट्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं। लेकिन अविनाश जी, ये रेलवे स्टॉक्स जो कि हाई स्पीड में चलते हैं, आरवीएनएल के चार्ट्स आज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्या मौका समझा जाए? क्योंकि रेल विकास निगम अभी थोड़ी देर पहले कहीं कुछ 43 लाख शेयरों के सौदों की खबर भी आई थी, और 1 साल का चार्ट अगर आरवीएनएल का लेकर आए, काफी मजबूती है। आरवीएनएल, आईआरएफसी, ये सारे स्टॉक्स की अगर बात करें, आईआरएफसी तो इनफैक्ट आज मजबूती भी दिखा रहा है। रेलवे स्टॉक्स में फंडामेंटल लिहाज से इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स कैटेगरी के तौर पर क्या अभी यहाँ पर बाइंग इनिशिएट की जा सकती है, या फिर काफी ज्यादा महंगे ही है? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए जो भी स्टॉक्स है, जैसे कि टेक्समैको है, टीटागर वैगन है, आरवीएनएल है, ये सारे स्टॉक्स काफी भाग चुके हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा। कहीं ना कहीं देखिए वैल्यू तो जरूर आएगी, क्योंकि इंफ्रा बजट काफी बड़ा है। रेलवे बजट में भी करीबन 2,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने प्लान किया है। तो मुझे लग रहा है कि निवेशकों को थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना चाहिए। थोड़ा सा मार्केट को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है निचले लेवल पे खरीदने को, तो ही रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म डेफिनेटली अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में ये सारे स्टॉक्स इतने भागे हैं छोटे समय में कि अभी रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा उनके फेवर में नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट वेट फॉर सम टाइम, और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा हल्का होता है, करेक्शन अगर आता है तो करेक्शन में खरीदने लायक ये सारे स्टॉक्स हैं। शिवांगी, हिताची एनर्जी फ्राइडे को 6% 7% चल गया था डिसेंट वॉल्यूम के साथ, आज भी इसमें फॉलोअप बाइंग आ रही है।
करीब 1.5% ऊपर है, 50 रुपए। डायरेक्टर साहब इसका 3 महीने 6 महीने ग्राफ दिखा, ये देखिए 500 रुपए चला है पिछले एक हफ्ते में। कहीं ना कहीं इसके अंदर बाइंग ट्रिकल हो रही है। इसके चार्ट्स क्या बताते हैं? जी बिल्कुल, अगर इसका हम वीकली स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 4 हफ्तों से कंटिन्यूअसली जो स्टॉक है वो हायर हाइज हायर लोज बनाते जा रहा है। काफी शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला है मंथली फ्रेम में। फ्राइडे को भी हमने देखा था काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग किया था और फॉलो अप बाइंग आज देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो मोमेंटम है वो जारी रहते हुए दिख रहा है और ऊपर में 3920 तक के एक लेवल्स जो है वो बनते हुए दिख रहे हैं। 3700 के सपोर्ट को ध्यान रखें। त्रिवेणी टर्बाइन को देखिए, अभी ब्रेकआउट आ रहा है उसमें। खुलने के बाद 10 मिनट तक मामूली गेंस, लेकिन पिछले 15 मिनट में एकदम बड़ी कैंडल बन गई। ये देखिए त्रिवेणी टर्बाइन 3% ऊपर डेज हाई की तरफ। कुछ ये आप नाम अच्छी तरह ट्रैक करते हैं कि 400 रुपए की तैयारी इसकी शुरू हो गई है? बिल्कुल अजय, और ये आज हमारे शॉर्टलिस्ट में भी था इन द स्टॉक्स टू बाय। जस्ट दैट जो बाकी दो स्टॉक्स डिस्कस किए, दे जस्ट एज्ड आउट दिस वन जस्ट बाय लिटिल बिट। लेकिन ओवरऑल सेटअप बहुत पॉजिटिव है इसका, इसमें आप बिल्कुल बाय बने रह सकते हैं। पोजिशनल बेसिस पे 400 425 के लेवल्स भी आपको स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का मोमेंटम ये स्टॉक दे रहा है, आप ट्रेडिंग के लिहाज से भी इसे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए 360 के जो जोन्स हैं इनको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। पहला टारगेट आपके लिए 385 और दूसरा 400 का ही आप लेके चलें। तो ट्रेडिंग और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से बिल्कुल अच्छा सेटअप है और स्टॉक में मोमेंटम है। कहीं भी नीचे आपको 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिले तो आप अक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास और अक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। दैट्स द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ द स्टॉक इज शोइंग। अविनाश, बीएल कश्यप जो एनसीआर बेस्ड, ओके वो चले गए। मितेश तो नहीं करते होंगे, ये काफी छोटा स्टॉक है क्योंकि मिड कैप टाइप का स्टॉक है, ये नहीं करते होंगे। लेकिन इंडिगो, जब से ये गो एयर की खबर आई है तब से इंडिगो में तो पर निकल गए। अरे बाप रे बाप, वीकेंड में 25,000 आप मूड बना रही थी क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ डिजिटल पे कुछ कंपाइल करने के लिए देख रही थी। पर 25,000 का वन साइड या रिटर्न? वन साइड की टिकट थी। अरे बाप रे बाप। जब 5 मई तक पहले था तब 15-16 हजार की टिकट थी। उसके बाद ये जब 12 मई तक का हुआ और बढ़ गई है। देखिए अब ये देखिए, इसकी वजह से फर्क तो पड़ा, प्रेशर तो पड़ा है ना कैपेसिटीज पे। ये देखिए इंडिगो 300 रुपए चला है पिछले एक महीने में। 1870-75 वाला आपको 2200 रुपए में मिल रहा है। कुछ इंडिगो में अगर बैठ गए हम, फ्लाइट चल रही है वन साइडेड, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए और कब तक राइड करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए अजय जी, अगर टेक ऑफ कर ही ली है फ्लाइट तो माइट एज वेल एंजॉय द राइड, बराबर। तो अच्छा खासा मोमेंटम है, चल रहा है। यहाँ पे जो मेरे लिए स्टॉप लॉस बनेगा वो जिस लेवल पे हमने ओपनिंग देखी थी 4 दिन पहले, आफ्टर दैट स्पाइस जेट न्यूज व्हिच इज 2150, इन लेवल्स को जब तक ये होल्ड करता है तब तक मेरे लिए यहाँ पे पॉजिटिविटी बनी रहेगी, मेरी पोजीशन होगी, तो मैं बिल्कुल इन लेवल्स के साथ होल्ड करूंगा। ऑन दी अपसाइड यहाँ पे जो इमीडिएट टारगेट है ये 2250 के करीब है, और अगर थोड़ा और यहाँ से हम मोमेंटम लौटते हुए देखें तो 2275 तक जा सकता है। हालांकि वहां पे थोड़ी सी स्टॉक में स्लगिशनेस, प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख सकते हैं, तो फ्रेश एंट्री ना करें, बट एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो डेफिनेटली एंजॉय द राइड। आज बड़ा ट्रेड तो आपको बैंक्स में दिख ही रहा है। इंडसइंड बैंक तो देखिए रुक ही नहीं रहा है, 5% अब चढ़ गया। और इनफैक्ट आप दूसरे स्टॉक्स देखें, कोटक महिंद्रा बैंक उसमें भी बड़ी मूव है, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी 500 पॉइंट और खुला तो लगभग 150 पॉइंट के बढ़त के साथ था। बहुत बड़ा भी नहीं गैप अप मिला, उसके बाद भी मौके पूरे मिल रहे हैं। क्या बैंक्स में और फर्दर मूव के लिए, बैंक निफ्टी पर और फर्दर मूव के लिए कुछ आप प्ले करेंगे? प्रियंका, देखिए सुबह हम ये डिस्कस कर रहे थे, निफ्टी पे बाय कॉल था, बैंक निफ्टी पे होल्ड की सलाह थी कि शुरुआती ट्रेड हम देखें, डिप मिलेगा तो बाय करेंगे। थोड़ी सी चीटिंग हो गई, यहाँ पे डिप मिला ही नहीं और वन साइड बैंक निफ्टी ऊपर चला गया। अब मेरे लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न बनेगा क्योंकि 43,300 43,500 जो है इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो वो भी यहाँ से आपके लिए करीब 200 से 400 पॉइंट दूर हैं, तो अच्छा खासा अप ट्रेंड यहाँ पे भी बन सकता है। इंटरेस्टिंगली कुछ और नाम है जिसमें बैंकिंग, अगर हम इसका ब्रेकडाउन देखें तो आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, कुछ ऐसे नाम है, इंडसइंड तो आपने बता ही दिया, जिनमें ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तो इट वाज जस्ट द एचडीएफसी न्यूज जिसने थोड़ा सा स्पॉइलर के तौर पे एक्ट किया, बट अदरवाइज मुझे ओवरऑल सेटअप जो है ये पॉजिटिव लग रहा है। 43,500 की टारगेट्स के लिए ही सही अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। एक स्टॉक जो मुझे यहाँ से लग रहा है कि अच्छा खासा और रिबाउंड दिखा सकता है, विच इज कोटक महिंद्रा बैंक, तो इसको आप 2000 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 1930 का बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखें, यहाँ पे इतना पार्टिसिपेशन नहीं आया है ओवर द लास्ट क्वार्टर्स,
तो अगर एक रैली शुरू होती है तो और अच्छा खासा अपसाइड मिल सकता है, बट ट्रेडिंग के लिहाज से 2000 के टारगेट के लिए आप कोटक महिंद्रा बैंक में बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक देखिए 50% मूव जो इरोड हुआ, 1000 पॉइंट गिरी थी बैंक निफ्टी फ्राइडे को, वहां से अगर किसी ने प्लस किया होता, हालांकि वहां शॉर्ट पोजीशन बैंक से बहुत थी, लेकिन अगर जिसने भी कॉल ली थी उसके लिए तो 500 पॉइंट्स की रैली आपको बैंक निफ्टी पे दिखी गई है और अब भी चल ही रहा है। और इंडसइंड बैंक अब देखते देखते 5% के ऊपर हो गया, पर कुछ कह रहे हैं कोटक बैंक पे भी नजर रखें। एक बार मितेश से भी समझते हैं। मितेश, क्या आईटी स्टॉक्स भी रिबाउंड कर सकते हैं? हालांकि बैंक और आईटी एक साथ चलते बहुत कम है, लेकिन फिर भी नास्डैक में इतनी स्ट्रॉन्ग मूव, एप्पल के नंबर्स, क्या कोई आईटी स्टॉक आपके रडार पे आ रहा है? देखिए, आईटी स्टॉक में ऐसा है प्रियंका जी कि अभी बहुत पिक एंड चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से आईटी स्टॉक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन एक स्टॉक जो है वो जो बारी बारी सरफेस के ऊपर सिस्टम और मेथड के हिसाब से आ रहा है वो है L&T माइंट्री, LTI माइंट्री लिमिटेड। 4520 के लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अभी हमारे हिसाब से ये स्टॉक में बहुत ही बड़ी बढ़त अगले 3 से 6 महीने में आ सकती है। हमारा टारगेट 4800 का है। तो करंट लेवल के ऊपर विद इन द एंटायर आईटी पैक, जहां पे सिस्टम और मेथड बहुत जोरों शोरों से एडवोकेट जो स्टॉक कर रहा है वो है LTI माइंट्री। HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक को लेके आइए। दोनों अगर हम दिखा सकें डायरेक्टर साहब, दोनों 1% गेन्स के साथ हैं। करीब 12-13 रुपए HDFC बैंक गेन के साथ है, डेज हाई, और HDFC लिमिटेड भी वो तो क्लियरली 1% ऊपर है। HDFC लिमिटेड डायरेक्टर साहब, फ्राइडे को अगर आपको याद होगा, अभय अग्रवाल जो पाइपर सेरेका के फंड मैनेजर हैं वो आए थे और सुबह ही बाजार 10 बजे तक 5-5.5% तक इन दोनों स्टॉक्स को गिरा दिया था। हमने उस समय आपको बेस्ट फेसेस लेके आए, तो हम बार बार यही सवाल पूछ रहे थे कि क्या इन दोनों स्टॉक्स को इस गिरावट में खरीदना चाहिए? ये टेक्निकल फॉल आ रही है पैसिव फ्लोज नेगेटिव होने की वजह से, कि डर की वजह से। अभी फ्लो नेगेटिव नहीं हुए, बट क्योंकि फैक्टर MSCI का कम आया, एक की जगह आधा आया, लोगों ने इसके ऊपर जो बिल्ड इन कर दिया था, वो जो बाइंग पहले बिल्ड इन हो गई थी वो रिवर्स होना शुरू हो गई और शॉर्टिंग हुई और अनवाइंडिंग हुई, जिसकी वजह से 5-5% नीचे थे। अभी 1-1%। उस समय अभय अग्रवाल ने सीधे तौर पे आके बोला था कि ये अच्छे स्टॉक आपको मिल रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये समय है खरीदने का। और आज सुबह भी हमने आपको जो डिपस्टिक किया था उसमें दोनों ने यही बताया था कि एक्टिव फंड मैनेजर्स एक्चुअली खरीद के गए हैं फ्राइडे को, और आज भी अगर नीचे मिला तो एक्टिव फंड मैनेजर्स खरीदेंगे। आपको 1% ये FNO स्टॉक है, दोनों में गेंस अभी नजर आ रहा है। डायरेक्टर साहब, आज का लिया ये चार्ट वापस से। मैं आपको अभय अग्रवाल की एक बार वापस से वो व्यू सुनवाता हूँ, और कुछ और लोगों के भी, बड़े लोगों के, अविनाश भी यही कह रहे थे कि ये खरीदने का समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अभय ने क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। एक पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा गिर गया है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का और रिटेल इन्वेस्टर्स का, दोनों का, और उसकी वजह से मुझे लग रहा था उस समय भी करीब महीने भर पहले कि एक बॉटम मार्केट का बन गया है, क्योंकि इस तरह से वॉल्यूम्स ड्राई अप होते हैं तो वैल्यूएशंस भी काफी रीजनेबल हो जाते हैं। और पर उसके बाद हमने देखा कि वो ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, FPI फ्लोज आ रहे हैं, और अब हम मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी देख रहे हैं वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू, मतलब मैं कई स्टॉक्स में देख रहा हूँ कि वॉल्यूम, डेली वॉल्यूम 10x हो गया है, 10 गुना हो गया है जो पहले महीने भर के पहले होता था। तो इसकी वजह से मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि एक तो टेक्निकल रीजंस की वजह से कि अंडर ओन्ड मार्केट था, लो पार्टिसिपेशन मार्केट था, उसकी वजह से फंड्स वापस आ रहे हैं। और दूसरा, जैसे आपने कहा प्रियंका, रिजल्ट्स इंडिया में ही नहीं ग्लोबली भी बेटर देन एक्सपेक्टेड है। जितना एनालिस्ट को उम्मीद थी, काफी कंपनी में कहूँ, ज्यादातर कंपनीज ने इस क्वार्टर में आके एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज में, कंज्यूमर गुड्स में, और जो नाम आपने लिए, IT थोड़ा एक वीक रहा है, पर उसका स्ट्रक्चरल इशू है। आई थिंक इट इज गोइंग थ्रू अ डाउन साइकिल, इंडस्ट्री डाउन साइकिल, पर वो रिकवर हो जाएगा, उसमें कोई टाइमिंग की बात है। तो इस माहौल में जब एक लो पार्टिसिपेशन था पहले से, और दूसरा अर्निंग्स बेटर देन एक्सपेक्टेड हैं, तो बिल्कुल ये लाजमी है कि इन्वेस्टर्स जो कैश लेके बैठे थे वो वापस आएंगे मार्केट में। और मुझे लगता है ये ट्रेंड अब रिवर्स नहीं होगा और ये स्टेडीली चलेगा। FPI फ्लोज हम देखेंगे 3-4 महीने के लिए पॉजिटिव लेवल पे। ठीक है, तो यही आपको क्वालिटी मिलती है इनफैक्ट कि आपको इंडसइंड बैंक को भी देखिए, आज प्री ओपन में ही आपसे बात की गई थी कि इंडसइंड बैंक में आप क्या आज पॉजिटिव मूव देख सकते हैं, 5% चढ़ चुका है। HDFC बैंक शुक्रवार को हम बात कर रहे थे कि आपको लेना चाहिए और यहाँ से मूव आ सकती हैं।
तो इसी इम्पैक्ट के लिए लगातार आपको ईटी नाउ स्वदेश को देखना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ अब कुछ मैनेजमेंट भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ गो फैशन के मैनेजमेंट जुड़े हैं। नंबर्स आए हैं यहाँ पर और नंबर्स जो है रेवेन्यू में वाई भी जंप देखने को मिला है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है और इनका एबिटा मार्जिन हालांकि थोड़ा सा वाई गिरा है, लगभग 238 बीपीएस। हमारे साथ अब गौतम सरोगी गो फैशन के मैनेजमेंट बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग गौतम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम Q3 सेल्स जनरली देख रहे हैं फेस्टिव डिमांड के लिए, वहां पर एक अच्छी मूव होती है और Q4 क्या ये जो डिप है कहीं ना कहीं ये एक Q4 सीजनल है, आप इसे एक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन डिमांड फॉल होते ही ये रीजन साइट करेंगे? क्या कैसा दिख रहा है आपको ट्रैक्शन ऑन ग्राउंड, डिमांड सिनेरियो किस तरह से दिख रहा है? देखिए हमारे बिजनेस में रिटेल अपैरल बिजनेस में यूजुअली Q3 सबसे बढ़िया क्वार्टर होता है क्योंकि Q3 में ही सारे फेस्टिवल्स आते हैं। Q3 खत्म होने के बाद जैसे Q4 शुरू होता है यूजुअली सेल्स में डिप होता है, इसके लिए Q4 हमारा सबसे वीकेस्ट क्वार्टर है इन जनरल। कोविड के पहले भी Q4 हमेशा Q3 से वीक होता है, इनफैक्ट पूरे फिस्कल ईयर में Q4 इज द सबसे वीकेस्ट क्वार्टर। सो इस टाइम जो ड्रॉप हुआ है हमने वो ड्रॉप एक्सपेक्ट किया था क्योंकि फेस्टिव के बाद स्लो डाउन आता है। बट अगर मैं जनरल मार्केट सिचुएशन के बारे में बात करूं, Q3 ऑनवर्ड थोड़ा सेल्स स्लो रहा है, ओवरऑल कंज्यूमर ट्रेंड्स, कंज्यूमर कंजम्पशन थोड़ा स्लो रहा है, बट अप्रैल ऑनवर्ड्स हमने थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट देखा है। तो ओवर द नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर मेरे हिसाब से डिमांड काफी स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। गौतम, आपके सेम क्लस्टर सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो करीब 30% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हमने देखी है इस बार। इसके बारे में थोड़ा और कुछ बात कर सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम कितना था, प्राइस लेड कितना था, अगर ब्रेकअप की बात करें? सो 30% जो नंबर आप देख रहे हैं वो वैल्यू ड्रिवन है, 18% इज द वॉल्यूम नंबर जो हमारा सेम क्लस्टर सेल्स ग्रोथ में अचीव हुआ है। हमारा सेम क्लस्टर सेल्स ग्रोथ के अलावा हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी ट्रैक करते हैं। तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में हमारा 17% का वैल्यू ग्रोथ रहा है और 5% का हमारा वॉल्यूम ग्रोथ रहा है। गौतम, मार्जिन्स के फ्रंट पर कोई इंप्रूवमेंट इस वक्त नजर नहीं आ रही है और वो भी तब जब 95% सेल्स टेक प्लेस कर रहा है, या फिर आप अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस की बात करें, कॉटन प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट कूल ऑफ पीरियड भी नजर आ रहा है। तो मार्जिन्स को लेकर ये जो डाउन ट्रेंड्स हैं वो कब तक सेटल इन होते हुए दिखेंगे, कब तक इंप्रूवमेंट यहाँ पर नजर आएगी? देखिए हमारा इस क्वार्टर में Q4 में 1 या 2 वन ऑफ लाइन आइटम्स था जहां हम लोग ने एक दो लाइन आइटम्स के राइट ऑफ थे। वो राइट ऑफ के कारण हमारा Q4 में मार्जिन थोड़ा इंपैक्ट हुआ है, लेकिन स्टेडी स्टेट में स्टार्टिंग द न्यू फाइनेंशियल ईयर हम कॉन्फिडेंट है कि 32% EBITDA मार्जिन हम मेंटेन करेंगे और एंड 13 to 14% का पैट मार्जिन भी हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये तो गो फैशन के मैनेजमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गौतम आज समय देने के लिए और नंबर्स पर अपना ये रिएक्शन देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वापस मार्केट्स पर लौटते हैं। बैंक निफ्टी में आपको मूव अच्छी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आप कुछ फाइनेंस काउंटर्स, बजाज ट्विंस भी ऊपर आए, इनफैक्ट लगभग 1.5 से 2% तक की, 1.5 से 1.25% तक की बढ़त आपको दिख रही है। कुछ बजाज ट्विंस, आई थिंक बजाज की आप बात लास्ट वीक भी कर रहे थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या लेवल्स है आप जो आए कर रहे हैं यहाँ? प्रियंका, देखिए बजाज फिनेंस की जहां तक बात है, ये मैं तब से बोल रहा था जब मार्केट में ओवरऑल फॉल स्टॉक में देखने मिला था, इवन एट अबाउट 5500 5400 लेवल जब स्टॉक गिरे थे, तब मैं कंसिस्टेंटली यही कह रहा हूँ कि ये ऐसा स्टॉक है जो एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से आप भले ही मोमेंटम को प्ले करें या अवॉइड करें, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो कंसिस्टेंटली एक बाय कॉल रहा ही है इसके ऊपर। अभी भी अगर आप देखें तो स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है, थोड़े से रेजिस्टेंस के करीब है, दैट कुड ओनली बी द डैम्पनर 6650 के 6550 रादर के आसपास एक इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है और रेजिस्टेंस जोन है ये आ रहा है, बट एज आई सेड इवन दैट इज अबाउट 50 पॉइंट्स अवे। तो ट्रेडिंग के लिहाज से आप इसमें बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। बड़ी तेजी आप इसमें 6550 के ऊपर आते हुए देखेंगे, सो वहां से 6650 के लेवल्स भी ये स्टॉक दिखा सकता है। दिस इज फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 6450 के करीब, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं या पोजिशनल बेट लेना चाहें तब डेफिनेटली इसमें बने रहे। आई वोंट बी सरप्राइज कि 7000 के लेवल्स भी स्टॉक में आपको आने वाले कुछ क्वार्टर्स में देखने मिले। राइट, कुछ अभी हमने 3% ऊपर आपसे बात की थी त्रिवेणी टर्बाइन पे, देखिए 5% हो गया। डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए, ये देखिए करीब 4.5-5% की तरफ जाते हुए, तो मोमेंटम इसके अंदर हर लेवल से आ रहा है। आज तो अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक नजर आ रहा है। कुछ BL कश्यप, ये जो NCR बेस्ड इंफ्रा कंपनी है, इसके चार्ट्स को जरा हमारे लिए चेक करके बताएं।
काफ़ी सॉलिड मोमेंटम दिखा रहा है और बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं है अभी तक। BL कश्यप 40 रुपये आज क्रॉस किया है। इसके डॉक्टर साहब इसका 6 महीने और 1 साल का भी चार्ट लेके आइए। ये बहुत ही छोटी कंपनी है लेकिन टर्न अराउंड हुआ है इसके अंदर काफ़ी बड़ा, और अब लास्ट 6 महीने का मतलब 3 महीने अगर आप देखें तो एक ज़बरदस्त आपको अप मूव इसके अंदर दिखाई दिया है। 26 वाला 40 हुआ है, लेकिन जब इस तरह के बड़े टर्न अराउंड होते हैं तो मोमेंटम आ जाता है। इसके चार्ट चेक करके बताएंगे हमारे लिए। सो अजय, बहुत ही पॉजिटिव सेटअप है। अगर मैं इसको नियर टर्म में देखूं तो मार्च से जो रैली शुरू हुई है, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड इसमें बना हुआ है। अच्छी बात अगर मैं कहूं तो ये है कि पिछले 3 दिन में जो इसमें एक राइज आया था 43-4350 के करीब का, वहां से हमें एक्चुअली एक अच्छा खासा डिप मिल चुका है, विच मीन्स एक अच्छे रनअप के बाद जो एक करेक्शन आता है जहां पे आप एंट्री पॉइंट ढूंढते हैं, दैट इज ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो 40 के जो लेवल्स हैं ये स्टॉक के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। ट्रेडिंग के लिहाज से आप लेना चाहें तो मैं कहूंगा जो स्टॉप लॉस है वो करीब थोड़ा नीचे रखें 38 के आसपास। जो पहला टारगेट आपके लिए जो इसका रीसेंट हाई बना था 4350 का, उसी को लेके चले। दूसरा टारगेट 45 का लेके चले। सो ओवरऑल सेटअप अच्छा है। हल्के से डिप के बाद हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी हेल्दी साइन। ये पेंट स्टॉक्स में सिर्फ लार्ज कैप तक एक्शन नहीं है, एक्शन मिड कैप पेंट्स में भी है। इंडिगो पेंट्स जो लास्ट ईयर IPO आया था उसके चार्ट पे देखिए जरा, एक्शन ठीक ठाक शुरू हो गया है। मिड कैप पेंट सबको पता है वॉल्यूम ग्रोथ इतनी खराब नहीं हुई है और क्रूड ऑयल प्राइसेस जोर से गिरे हैं। मितेश, इंडिगो पेंट्स 200 रुपये चला पिछले महीने, 1000 वाला 1250, अगर होल्ड किया है तो किस लेवल्स के लिए रुकना चाहिए या मुनाफा बुक कर लें? डेफिनेटली मोमेंटम अभी शुरू हुआ है अजय जी, और ये स्टॉक में बरकरार रहना चाहिए। अगर आपके पास पोजीशन नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लेवल पे आप पोजीशन ऐड भी कर सकते हो, क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट है, हार्ट ऑफ हार बॉटम फॉर्मेशन है, और वॉल्यूम के साथ जो बढ़त आई है 1000 रुपये से 1200 रुपये तक की, वो वॉल्यूम के साथ आई है। तो ये स्टिकी मूव है। आगे अगले दिनों में हमको ये मूव जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल में देखने के लिए मिलेगी। मेरे हिसाब से अगले 1 से 3 महीने में हम लोग 1500 से 1600 का टारगेट देख सकते हैं। तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। शापकी दी कॉल थर्मैक्स डूइंग द राउंड्स पॉजिटिवली, करीब 270 करोड़ का ऑर्डर मिला आज सुबह, आप बता रहे थे, वुड वांट टू गिव दैट टू यू। लेकिन उसके अलावा इंडियन होटल्स के चार्ट्स देखिए, ऑल टाइम हाई पर ये ट्रेड कर रहा है इस वक्त 368 के लेवल्स पर, और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि 412 तक के लेवल्स पे यहाँ नजर आ सकते हैं। इंडियन होटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड फ्रेंचाइज, और अब तो होटल स्पेस से हॉस्पिटैलिटी इकोसिस्टम की तरफ बढ़ता हुआ। जी मानसी, फर्स्ट ऑफ थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड हाईलाइटिंग द थर्मैक्स कॉल। मेरी सलाह रहेगी कि किसी ने लिया हो तो बिल्कुल टारगेट्स के लिए होल्ड करें, और रिवाइज टारगेट्स भी हम शेयर करेंगे वंस द इनिशियल टारगेट्स आर हिट। जहां तक इंडियन होटल्स की बात है, इंसिडेंटली ये भी हमारा पिक था, करीब 2 हफ्ते पहले हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, बना हुआ है। वी नो फंडामेंटल रीजंस क्या है इसके पीछे, बट टेक्निकली भी बहुत साउंड है। थोड़ा सा एक जो कंसर्न मैं कहूँ वो ये है कि RSI पे हमें ओवर हीटिंग के करीब जाता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा अगर आपको निचले स्तरों पे मिले, करीब 350-355 के जोन्स के आसपास मिले, तब फ्रेश एंट्री करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन तो हो आप बिल्कुल राइड कर सकते हैं। मोमेंटम जो है इसमें स्टॉक को 380 के करीब भी लेके जा सकता है। तो फ्रेश एंट्री के लिए मैं कहूँगा थोड़ा वेट करें। 350-355 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट आपके लिए हो सकते हैं, बट मोमेंटम राइड करके चले अगर आपके पास पोजीशन हो तो। इंडियन होटल्स में आप मोमेंटम को राइड करें। TCNS 18% नीचे। आज सुबह जब शरद समझा भी रहे थे तो वो यही समझा रहे थे कि डील जो है वो जो वैल्यूएशन है वो डिस्काउंट पे बाजार को लगेगी। और इनफैक्ट आप आदित्य बिरला को देखिए, वो खुला नेगेटिव था लेकिन अब वो हरे निशान में आ गया, और TCNS पर 19% का दबाव आपको दिख रहा है इस डील के बाद। लेकिन एक और खबर है जिस पर हमारी नजर है, आज FM की एक इकोनॉमिक रिव्यू मीटिंग है और कुछ डिटेल्स हम तक प्रकाश लेकर आए हैं। एक बार प्रकाश के पास चलते हैं। देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि FSDC की आज एक अहम बैठक है जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करेंगी। आज की बैठक में इंडियन इकोनॉमी के सामने वैश्विक और घरेलू स्तर पर क्या चुनौतियां हैं उसकी समीक्षा होगी, और साथ ही साथ उससे कैसे निपटा जाए उसकी रणनीति भी तैयार होगी। इस बैठक में अलग अलग सेक्टर्स के जो रेगुलेटर्स हैं वो शामिल होंगे, जिसमें RBI गवर्नर शामिल है जो कि इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा सेबी चेयरमैन इस बैठक में शामिल होंगी। IRDAI के चेयरमैन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन, PFRDA के चेयरमैन भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय के टॉप ऑफिशियल्स भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे, और जो मौजूदा चुनौतियां हैं इंडियन इकोनॉमी के सामने उससे निपटने की रणनीति जो है वो तैयार होगी। ये बैठक वित्त वर्ष 2023-24 के बाद पहली बैठक है FSDC की, और कई बातों को ध्यान में रखते हुए अहम है। और सबसे अहम मसला ये है कि जो
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की अगर आप बात करें, खासकर अमेरिका यूरोप में जो बैंकिंग सिस्टम में क्राइसिस की स्थिति दिख रही है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम कितना मजबूत है। ये कमेंट्री जो फाइनेंस मिनिस्टर से आएगी वो उस पर हम जरूर नजर रखेंगे। लेकिन देखिए, बैंक निफ्टी को कौन खींच रहा है इस समय? निफ्टी बैंक, ये अपना HDFC बैंक 1% के ऊपर डेज हाई की तरफ। ये देखिए 1.5%। HDFC बैंक 21 रुपये डेज हाई। हमने आपको बताया था ये अपॉर्चुनिटी मिलती है जब इस तरह के स्टॉक्स नीचे मिलते हैं। HDFC लिमिटेड 1.5%, 40 रुपये ऊपर, दोनों FNO स्टॉक हैं। तो ये आपको वैल्यू एड यहाँ स्वदेश में मिलेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो हमने आपको सुबह बताए थे, त्रिवेणी टर्बाइन जैसे। कुछ और स्टॉक्स की तरफ लेके आइए। यूनियन बैंक के रिजल्ट अच्छे आए थे, स्टॉक थोड़ा करेक्टिव फेज में चला गया। और सेम CUB जो बैंक है जिसमें ये देखिए नीचे की तरफ है, क्या इस भाव पे लेना चाहिए? CUB डेज हाई और यूनियन बैंक डेज लो। मितेश, जरा इन दोनों के चार्ट चेक करके बताएं क्या अपॉर्चुनिटी है? डेफिनेटली अगर आप सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो सिटी यूनियन बैंक में करंट लेवल के ऊपर डेफिनेटली ट्रेड लेना चाहिए। रीजन बिग इज दिस दैट के ये जो स्टॉक है ये 135 का इसका इंटरमीडिएट हाई था, वो क्रॉस करके अभी एक नए ट्रेडिंग जोन में एंटर हो रहा है और ये लंबी अवधि के लिए होगा। जैसे हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में 100 to 120 के रेंज के बाद जो बड़ा अपमूव देखा, ऐसा ही अपमूव हमको सिटी यूनियन बैंक में भी दिख रहा है। वी आर ऑफ द व्यू के इंटरमीडिएट हर्डल जो 135 का था वो क्रॉस हो चुका है, तो इमीडिएट टारगेट 145 150 के अगले 1 से 2 हफ्ते के लिए रहेंगे। जहां तक यूनियन बैंक की बात है, डेफिनेटली यूनियन बैंक में भी एक पॉज के बाद अच्छी बढ़त गोइंग फॉरवर्ड देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वर्टिकल राइज था। अगर आप वीकली चार्ट के ऊपर देखिए तो 62 का जो बॉटम फॉर्म किया, उसके बाद हार्ट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन में स्टॉक था, तो कहीं ना कहीं एक उसका ये जो साइकोलॉजिकल रेंज है 78 to 80, तो उसके बीच में थोड़ा हमको पॉज देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये पॉज क्रॉस होने के बाद, मतलब 80 का लेवल क्रॉस होने के बाद स्टॉक एक नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होगा और 96 के लेवल्स के लिए रेडी होगा। तो दोनों स्टॉक्स में डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर बाइकिंग या खरीदारी की सलाह रहेगी। बैंक ऑफ इंडिया में क्या करना चाहिए? 6.5% नीचे है स्टॉक, थोड़ा मोमेंटम में आया था, लेकिन पिछले हफ्ते एक तो रिजल्ट की आप बात करिए एक्शन, बट टॉप आउट पहले ही हो गया था। अगर थोड़ा लंबा व्यू लें, पोजिशनल, तो ले लें क्या? आज 80 का लो बनाया है मितेश बैंक ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली, अगर आप लास्ट वीक का भी कैंडल देखें तो 89 के ऊपर रेजिस्टेंस था, स्टॉक वहां पे टिका नहीं, 86 के ऊपर क्लोज आया। और पर से पूरा अजय जी PSU बैंकिंग में एक बहुत ही बड़ा मैराथन रन अभी बाकी है। जैसे हमने पहले बैंक ऑफ इंडिया में देखा था, कहीं ना कहीं 46 से लेकर रैली चली थी 103 तक, तो वो थोड़ा पॉज हुई है आज के दिन में। जैसे लास्ट फ्राइडे को भी हुआ था कि बैंक निफ्टी सिर्फ HDFC ट्विंस की वजह से नीचे थी, आज हमने पूरा ट्रेंड रिवर्सल देखा। उसी हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा 1 या 2 दिन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखाएगा। तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर 6% नीचे है, तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। खरीदने की सलाह और बाजार में भी खरीदारी लगातार बढ़ती हुई। हफ्ते की शुरुआत काफी अच्छी होती हुई 18,200 के पार इस वक्त निफ्टी, 43,250 के पार बैंक निफ्टी। एक छोटे